हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आई क्यू। और स्टडी आई क्यू के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे झारखंड पीसीएस 2021 के लिए हमारी मैराथन क्लास। और इस सेशन के अंदर हम जनरल स्टडीज़ के जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे फॉर द जीपीएससी 2021। और इस वीडियो को लेकर आ रहा हूँ मैं, मेरा नाम है डॉक्टर विपिन गोयल। सो बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, आप मुझे डिफरेंट सोशल मीडिया के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। जितने भी क्लासेज यूट्यूब की प्लस पेड कोर्सेज की जानकारी वो आपके टेलीग्राम चैनल के ऊपर यहाँ पे शेयर की जाती हैं। 1,30,000 प्लस बच्चे जो यहाँ मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो आप भी आके जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरे दो पेड कोर्सेज आते हैं। द वन इज़ द 10,000 MCQ कोर्स, दूसरा हमारा GS कोर्स आता है। 10,000 MCQ कोर्स के अंदर हमने चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज जो है MCQ डिस्कस किए हैं यहाँ पे डिटेल में। यहाँ पे चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज MCQ तो है ही है, प्लस यहाँ पे आपके डिफरेंट एग्जाम को फोकस करके SSC, रेलवे, डिफेंस एग्जाम, स्टेट पी से UPSC के लिए भी मैंने अलग से क्वेश्चन तैयार किए हैं, उनको भी आपको पढ़ना है। और आज इस कोर्स को परचेज करने का लास्ट डे है, यानी कि 8 जून। और इसमें पहले विपन 10 कूपन यूज़ कर रहे थे आप लोग, लेकिन आज के लिए, सिर्फ आज के लिए विपन 20 कूपन कोड यूज़ करना है, यानी कि आपको 20% जो है एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा आज के दिन लास्ट 12 बजे तक। ठीक है, तो इसमें आपको जो ये कोर्सेज कहाँ पे मिलेंगे, वेबसाइट और हमारी ऐप के ऊपर। GS कोर्स जो है पूरा का पूरा जो है हमारा थियरी कोर्स है, बिल्कुल बेसिक टॉपिक्स हैं क्या, ये कूपन कोड आप यूज़ करेंगे। अब आप इन कोर्सेज को परचेज कैसे करेंगे, कहाँ से करेंगे, वो मैं आपको बता देता हूँ। स्टडी IQ ऐप आपको डाउनलोड करनी है या फिर वेबसाइट डाउनलोड करनी है, वेबसाइट से studyiq.com। जैसे आप इसको ओपन करेंगे, दोनों चीज़ों को, आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा यहाँ पे होम पेज, यहाँ पे दिखेगा आपको बेस्ट सेलिंग कोर्सेज, व्यू ऑल का बटन। इस व्यू ऑल के बटन को दबाना, जैसे ही आप दबाएंगे 10,000 MC कोर्स आपको दिखेगा तीसरे नंबर के ऊपर और GS कोर्स आपको नजर आ जाएगा चौथे नंबर के ऊपर। सो जो भी आपको कोर्सेज अच्छे लगे आप परचेज करें, प्रेपरेशन को आगे बढ़ाएं। और मैं रिपीट दोबारा से कर रहा हूँ कि जनरल अवेयरनेस के 10,000 MC कोर्स में आज 12 बजे तक जो है आज आपको विपन 20 कूपन कोड यूज़ करना है, तो आपको डिस्काउंट मिलेगा यहाँ पे। और GS कोर्स के अंदर जो है VIP 500 कूपन कोड यूज़ करना है, सिर्फ आज के लिए वैलिड है। तो आज लास्ट डे है, तो आप परचेज करें, प्रेपरेशन को आगे बढ़ाएं। और आज इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर हमने 3 चीज़ें डिस्कस करनी है। एक तो हमारे कुछ क्वेश्चन मैंने 10,000 MC कोड से लिए हैं, और कुछ क्वेश्चन मैंने हमारे जितने भी प्रीवियस ईयर हैं क्वेश्चन हैं आपके झारखंड PCS के वो, और कुछ आपके जो डिफरेंट स्टेट PCS हैं उसके मैंने क्वेश्चन लिए हैं। तो आपको एक मिक्स क्वेश्चन मिल जाएंगे और आपको हेल्प मिलेगी प्रेपरेशन में। क्लियर? सो चलते हैं आगे आज के लेक्चर के अंदर, तो देखते हैं आज के लेक्चर के अंदर हमारा पहला क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर क्या कहता है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। द फेमस पोइट अमीर खुसरो वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ ऑल एक्सेप्ट फॉलोइंग। जो अमीर खुसरो है वो इन सब के कंटेम्प्रेरी था, लेकिन किसके टाइम पे कंटेम्प्रेरी नहीं था। बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी की, तो ये तो थे। गयासुद्दीन बलबन की बिल्कुल थे। इल्तुतमिश की ये नहीं थे। जलालुद्दीन खिलजी की ये भी थे, क्योंकि ये जो है बलबन से लेके जो है खिलजी वंश तक जो है रहे हैं। तो इसलिए आंसर क्या बनेगा, C ऑप्शन बनेगा। अमीर खुसरो वही पर्सन है जिनको हम क्या कहते हैं, पैरेट ऑफ इंडिया। पैरेट ऑफ इंडिया मतलब तोते हिंद कहा जाता है, भारत का तोता कहा जाता है। ये वही पर्सन है जिनको कहते हैं द फादर ऑफ हिंदुस्तान क्लासिकल म्यूज़िक, फादर ऑफ हिंदुस्तान क्लासिकल म्यूज़िक। क्लियर, ये ध्यान रखना है। और अमीर खुसरो जो आपके शिष्य हैं किसके, ये है निज़ामुद्दीन जो है निज़ामुद्दीन औलिया के जो हैं शिष्य हैं, डिसाइपल हैं निज़ामुद्दीन औलिया के। क्लियर, आंसर इसमें क्या बनेगा, C ऑप्शन बनेगा। इल्तुतमिश इज़ द करेक्ट आंसर। कुछ पॉइंट्स इल्तुतमिश के बारे में डिस्कस करते हैं। ये इल्तुतमिश वही राजा है जिनको हम क्या कहते हैं, स्लेव ऑफ द स्लेव, क्योंकि ये स्लेव किसका है, ये कुतुबुद्दीन ऐबक का स्लेव है, इसलिए इसको स्लेव ऑफ द स्लेव भी कहते हैं। कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन इन्होंने कंप्लीट करवाई थी। इक्ता सिस्टम जाने के आपको सैलरी की जगह के ऊपर लैंड्स मिला करेंगे, इनको बोला गया था। फादर ऑफ टॉम बिल्डिंग इन इंडिया, इनको कहते हैं कि टॉम बिल्डिंग वगैरह इन्होंने बनानी स्टार्ट करवाई थी। सुल्तानगढ़ी जो है दिल्ली के अंदर जो है इन्होंने बनवाया था, सुल्तानगढ़ी। क्लियर, और 2 सिक्के जो हैं कॉपर जितल और सिल्वर का टंका, तो ये जो है आपका कॉपर का जितल और सिल्वर का टंका जो है इन्होंने स्टार्ट किया था, इल्तुतमिश ने स्टार्ट किया था। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर, और उसके बाद देखिए जी अलाउद्दीन खिलजी की बात करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी जो हैं इनका जो ओरिजिनल नेम है दैट इज़ अली गुरशप है, और इनको दूसरा सिकंदर यानी कि सिकंदर सानी कहते हैं, इनका टाइटल था, क्योंकि जैसे सिकंदर अपना विजय हासिल करता गया था और अपनी लैंड को एक्सपेंड करता गया था, वैसे ही इन्होंने किया था। मंगोल ने 12 बार अटैक इनके टाइम पे किया था, और इसने बलबन की जो है आपकी दैट इज़ ब्लड एंड आयरन पॉलिसी को फॉलो किया था, और इन्होंने डिवाइन राइट ऑफ थियोरी किंगशिप डिवाइन राइट ऑफ थियोरी भी दी थी, दैट इज़ किंगशिप नोज किंगशिप। मतलब अगर राजा बनना है तो इसका मतलब ये नहीं है कि बेटा होना ज़रूरी है उसका।
और इन्होंने मार्केट के रिफॉर्म्स के लिए शान मंडी की एक पोस्ट तैयार करी थी। अलाई दरवाज़ा इन्होंने बनवाया था। 1000 पिलर का जो है पैलेस भी बनाया था। फोर्ट ऑफ सीरी भी बनाया था। बलबन की बात करते हैं। बलबन जो है आपकी बलबन जो है इन्होंने जब राजा बना था इन्होंने एक मिलिट्री डिपार्टमेंट बनाया था, दीवाने अर्ज जिनको आप कहते थे, दीवाने अर्ज इनको कहा जाता था। क्लियर। और इन्होंने सिजदा सिस्टम और पैबो सिस्टम जो है स्टार्ट किया था। और सिजदा मतलब आपके पैरों जो है सलाम करके चलना, पैबोस मतलब आके पहले राजा के पैरों को चूमना। तो और इन्होंने नोबिलिटी चाहलगनी को ख़त्म किया था। ये नोबिलिटी चाहलगनी जो है स्टार्ट किसने किया था? इल्तुतमिश ने स्टार्ट किया था। जलालुद्दीन खिलजी की बात करें, जलालुद्दीन खिलजी खिलजी वंश के संस्थापक हैं। और दूसरी बात जो है यही वो ही राजा हैं जिन्होंने बोला था कि इंडिया कभी भी इस्लामिक स्टेट जो है प्योर तरीके से नहीं बन सकती। ये भी आपको ध्यान रखना है। आंसर इसमें थर्ड ऑप्शन बनेगा। ये हैं जी इल्तुतमिश सुल्तानगढ़ी, टॉम्ब ऑफ सुल्तानगढ़ी, मतलब जो आपका टॉम्ब ऑफ फादर ऑफ टॉम्ब बिल्डिंग इन इंडिया भी इनको कहते हैं। हु कॉइंड द चिपको स्लोगन लाइक इकोलॉजी इज़ ए परमानेंट इकोनॉमी? इकोलॉजी क्या होती है कि हमारा जो रिलेशनशिप है इन्वायरमेंट के साथ, वो सारी चीज़ इकोलॉजी के अंदर आती है। कि इकोलॉजी जो है परमानेंट इकोनॉमी है, मतलब इकोलॉजी हमारी हमेशा परमानेंट रहेगी। और ये चिपको स्लोगन के साथ संबंधित थी। चिपको आंदोलन का मतलब क्या था? 1973 के अंदर क्या था, जो लोग थे आपके उस टाइम पे उत्तर प्रदेश था, आजकल वो जगह हमारी उत्तराखंड पड़ती है, ठीक है। तो वो क्या करते थे कि वो जो है पेड़ों के साथ चिपक जाते थे और क्या करते थे, उस पेड़ को काटने नहीं देते थे। तो इसी कारण वो चिपको आंदोलन से नाम से फेमस हुआ। और इस आंदोलन को स्टार्ट किसने किया था? सुंदरलाल बहुगुणा जी ने। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन इज द राइट वन। बी ऑप्शन सुंदरलाल बहुगुणा। बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन ऑफ द बायोलॉजिकल मैटर्स अंडर द एनारोबिक कंडीशन इज? जब आपकी बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन होती है बायोलॉजिकल मैटर्स की एनारोबिक कंडीशन के अंदर तो क्या होता है? एनारोबिक कंडीशन का मतलब क्या होता है? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की बात होती है। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर। तो ये बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन जो होगी तो उसको हम क्या कहते हैं? फर्मेंटेशन, किण्वन कहा जाता है। किण्वन के अंदर होता क्या है कि आपकी जो ग्लूकोज होती है C6H12O6 ग्लूकोज जो होती है, हम इसको इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट कर लेते हैं। इथाइल अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह यहाँ पे निकलती है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर, याद रखिए। अब जो इथाइल अल्कोहल जो बनती है आपके ग्लूकोज से बनती है, और इसमें जो एंजाइम होता है वो होता है आपका जाइमेज एंजाइम। जाइमेज एंजाइम की मदद से जो है ग्लूकोज जो है आपका इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर, याद रखिए। दिस इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। एक होता है आपका प्रोसेस होता है, जैसे हम ग्लूकोज की बात करते हैं हम बात करते हैं सुक्रोज की C12H12O11 दैट इज कॉल्ड सुक्रोज। क्लियर। सुक्रोज जो है आपका पानी के साथ मिलता है और ये जो है आपका कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज के साथ। ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज के साथ जो है आपका कन्वर्ट हो जाता है। और इसका जो एंजाइम होता है यहाँ पे वो होता है आपका इन्वर्टेज एंजाइम। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर, इन्वर्टेज एंजाइम। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं आपका जो है आपका शुगर बनाना का प्रोसेस, जो आपका सुक्रोज के तोड़ने से। क्लियर, सिंपल शुगर में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। फर्मेंटेशन इज द राइट वन। क्लियर। बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की। फर्टिलाइजेशन जहाँ पे बच्चा जन्म लेता है, आपका जो एग होता है और जो एग होता है और स्पर्म होते हैं, ये आपके आपस में फर्टिलाइज करके फर्टिलाइजेशन होती है और बच्चा जो बनता है वो बनता है आपका यूट्रस के अंदर। यूट्रस मतलब वॉर्म के अंदर जो है यहाँ पे प्रोड्यूस होता है, यहाँ पे बनता है। कंपोस्टिंग की अगर हम बात करें, वर्मी फॉर्म कंपोस्टिंग की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर जो है बायोलॉजिकल जो है आपकी डिकम्पोजिशन होती है किसकी? ऑर्गेनिक वेस्ट की। ऑर्गेनिक वेस्ट की जो है बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन देखने को आपको मिलती है, जिसके अंदर जो है आपका पूरा का पूरा जो है आपका प्लांट मटेरियल की बात करें और फूड की बात करें, ये आपका टूटने लग जाता है। दैट इज़ अ बैक्टीरिया, फंगस, वॉर्म आदि की मदद से। क्लियर। और एक किस प्रेजेंस में? एरोबिक यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये सारा चीज़ें टूटती हैं। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। ए ऑप्शन इज द राइट वन। ये आपका फर्मेंटेशन का प्रोसेस है, आपको इतना ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये याद रखना ग्लूकोज से शराब बनाई जाती है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर द जनरेशन ऑफ पावर इन इंडिया। हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा पावर जो प्रोड्यूस होती है वो होती है थर्मल पावर, और थर्मल पावर जो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं हम कोल से प्रोड्यूस करते हैं। तो आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, थर्मल पावर प्लांट, आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा। कोल जो होता है, कोल आपका सेडिमेंट्री जो है, सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, अवसादी चट्टानें हैं। अवसादी चट्टानें वो होती हैं जहाँ पे आपकी फॉसिल्स देखने को आपको मिलते हैं, डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, और आपकी लेयरिंग वगैरह देखने को आपको मिलती है। नेचुरल गैस, कोल वगैरह सब कुछ यहाँ से देखने को मिलता है। और कोल की बात करें, 4 वैरायटीज़ हैं, ABLP, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। एंथ्रासाइट जो होता है सबसे ज़्यादा परसेंटेज ऑफ कार्बन इसके अंदर देखने को आपको मिलता है। अच्छी क्वालिटी का, बेस्ट क्वालिटी का, सुपीरियर क्वालिटी का, सबसे ज़्यादा कार्बन जो आपकी कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज़्यादा इसकी होती है, सबसे कम पीट की होती है। परसेंटेज ऑफ कार्बन में इसमें देखने को आपको कम मिलता है। आंसर इसमें डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर। यूरेनियम की बात करें तो यूरेनियम हम यूज़ करते हैं एज ए न्यूक्लियर मटेरियल, और कहाँ पे, न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर। न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर जो होता है वो कंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन देखने को आपको मिलती है, कंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन देखने को मिलती है, विखंडन कंट्रोल्ड वे में। यूरेनियम की जो ओर है वो होती है पिच ब्लेंड, वो होती है पिच ब्लेंड। पिच ब्लेंड जो ओर होती है ये होती है आपकी थोरियम की भी ओर। क्लियर, याद रखिए। और हमारे इंडिया में थोरियम जो है प्रोड्यूस होता है आपका केरल के अंदर। केरल के अंदर एक सैंड है, डेट इज कॉल्ड मोनाजाइट सैंड, वहाँ से प्रोड्यूस होता है आपका, वहाँ पे होता है थोरियम। क्लियर, याद रखिए। और यूरेनियम की सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो होती है वो कजाकिस्तान के अंदर देखने को मिलती है। नेचुरल गैस, ऑयल और कोल, ये सारे के सारे जो है आपके सेडिमेंट्री चट्टानों से हमें देखने को मिलते हैं। नेचुरल गैस के अंदर सबसे ज़्यादा मीथेन होती है, CH4। मीथेन जो होती है इसको हम क्या कहते हैं, मार्श गैस, दलदल वाली गैस भी कहा जाता है। डैम्प गैस भी इसको हम कहते हैं, डैम्प गैस। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर, याद रखिए। आंसर इसमें 4th ऑप्शन बनेगा, कोल इज़ द करेक्ट वन। यहाँ पे देखिए जी, सबसे ज़्यादा जो है आपका कोल प्रोड्यूस होता है, कोल से प्रोड्यूस करते हैं। फिर आपके जो भी आपकी हाइड्रो पावर, ये वो सब चीज़ें मेनली आपकी कोल से थर्मल एनर्जी। डॉट्स इज ट्रीटमेंट गिवन टू द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम। डॉट्स क्या मतलब क्या होता है, डॉट्स का मतलब होता है डायरेक्ट ऑब्जर्वेटरी ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। डायरेक्ट ऑब्जर्वेटरी ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स होता है, और ये हम यूज़ करते हैं टीबी को कंट्रोल करने के लिए। आंसर इसमें क्या बनेगा, डी ऑप्शन बनेगा। ट्यूबरक्लोसिस का जो बैक्टीरिया होता है वो होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकलाई, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकलाई। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर। और टीबी के लिए वैक्सीन होती है BCG वैक्सीन, दिस इज कॉल्ड बैसिलस कालमेट ग्यूरिन, बैसिलस कालमेट ग्यूरिन। क्लियर, 2 लोगों ने इसको जो है ढूंढा था, दैट इज़ पर्सन नेम इज़ कालमेट एंड ग्यूरिन, और ये इन्होंने ढूंढा था। इसके अंदर हम क्या करते थे, इसके अंदर जो है ये कालमेट ग्यूरिन ने ढूंढा था, और BCG वैक्सीन। क्लियर, टीबी के लिए। अब एक प्रोसेस होता है पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क। पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क का मतलब क्या होता है कि हम दूध को ऐसे टेम्परेचर के ऊपर गर्म करते हैं, 62.8 डिग्री फॉर 30 मिनट एंड 72 डिग्री फॉर द 15 सेकेंड। क्लियर, 71.7 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर द 15 सेकेंड। हम इतने टेम्परेचर के ऊपर इतने टाइम के लिए गर्म करते हैं जिसके कारण सारे बैक्टीरियाज वगैरह वहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं। क्लियर। और उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, आपका दैट इज़ कॉल्ड पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क। अब क्या होता है कि अगर किसी काऊ वगैरह को, बोवाइन एनिमल्स को जिससे हम दूध पीते हैं, उसके अंदर टीबी का बैक्टीरिया हो, तो अगर हम सीधा पी ले तो हमारे अंदर भी टीबी का बैक्टीरिया जा सकता है। तो इसीलिए हम पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क का प्रोसेस करते हैं। क्लियर, याद रखिए। बैसिलस कालमेट ग्यूरिन और आपका माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकलाई जो है ये आपका बैक्टीरिया है। हेपेटाइटिस की बात करते हैं तो हेपेटाइटिस एक वायरल डिजीज़ है। ठीक है, सबसे जो डेंजरस वायरल है आपका हेपेटाइटिस C देखने को आपको मिलता है। हेपेटाइटिस होता है लीवर की इन्फ्लामेशन हो जाती है। एड्स की बात करें, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है जिसमें आपकी इम्यूनिटी कम होगी, मतलब T सेल्स की जो है आपकी कमी हो जाती है। और एड्स जो होती है आपका HIV वायरस के कारण देखने को आपको मिलती है, और एड्स का वायरस होता है HIV वायरस। और एड्स के लिए टेस्ट होता है आपका ELISA टेस्ट। क्लियर, ध्यान रखिए, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे। और 1 दिसंबर जो होता है आपका एड्स डे देखने को मिलता है। पोलियो की अगर हम बात करते हैं तो पोलियो जो होता है वो वायरल डिजीज़ है, पोलियो वायरस के कारण फैलती है। आंसर इसमें क्या बनेगा, डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, दैट इज ट्यूबरक्लोसिस इज द राइट वन, ट्यूबरक्लोसिस। यहाँ वही चीज़ है जो हमने डिस्कस करी है। इसमें आपके लंग्स की डिजीज़ हो जाती है। सिम्टम्स क्या आते हैं, कफिंग होने लग जाएगी, कई बार आपका ब्लड आने लग जाता है, वीकनेस, पेन, चेस्ट पेन, वेट लॉस और फीवर, नाइट स्वेट वगैरह, ये सिम्टम्स वगैरह देखने को आपको मिलते हैं। 6 से 8 महीने के अंदर डॉट्स की जो प्रक्रिया स्टार्ट करी जाती है और ये प्रोसेस देखने को आपको मिलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्केड्यूल्स कंटेन
द प्रोविजन फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ट्राइबल एरियाज इन द 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, ये किस स्केड्यूल में लिखी हुई है। वैसे के बाद अगर हम बात करें स्केड्यूल्ड एरिया की एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो 5th स्केड्यूल के अंदर लिखा होता है, लेकिन अगर हम असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की बात करें तो ये आपका 6th स्केड्यूल में लिखा हुआ है। तो आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। फर्स्ट स्केड्यूल की बात करते हैं तो पहला स्केड्यूल जो है यूनियन एंड स्टेट्स के बारे में बात करता है। सेकंड की बात करें सैलरीज के बारे में। थर्ड हम बात करें शपथ के बारे में, ओथ के बारे में। फोर्थ की बात कर रहे हैं राज्यसभा की सीट्स के बारे में। पांचवा और छठा हमने बात कर लिया। सातवां लिस्ट के बारे में, जिसमें आपका स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और सेंट्रल लिस्ट आती है। आठवां लैंग्वेजेस के बारे में। 9th जो है आपका लैंड रिफॉर्म्स के बारे में, जमींदारी प्रथा खत्म करी थी। 10th एंटी डिफेक्शन लॉ। 11वां पंचायत के लिए और 12वां जो है आपका म्यूनसिपैलिटी के लिए देखने को आपको मिलता है। तो आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। 6th शेड्यूल इज द राइट वन। द इम्पॉर्टेंट बुक रिटन बाय द कौटिल्य इज, कौटिल्य के द्वारा जो इंपॉर्टेंट बुक लिखी गई है वो इनमें से कौन सी है। तो इनमें से वो पुस्तक है डेट इज अर्थशास्त्र। आंसर इसमें क्या बनेगा, ए ऑप्शन बनेगा। कौटिल्य वही पर्सन है जिनको आप विष्णुगुप्त के नाम से जानते हैं, विष्णुगुप्त के नाम से, चाणक्य के नाम से भी हम जानते हैं, और इनको हम और क्या कहते हैं, इंडियन माइकेवेली के नाम से भी हम इनको कहते हैं। इंडियन माइकेवेली भी इनको कहा जाता है। क्लियर। और जो कौटिल्य हैं ये वही पर्सन है जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को विजय हासिल करने में मदद करी थी, जिसके कारण जो है मौर्य एम्पायर इस्टेब्लिश किया गया था। सो आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। इंडिका पुस्तक किसने लिखी है, इंडिका पुस्तक लिखी है मेगास्थनीज ने। मेगास्थनीज ने, ये मेगास्थनीज कौन है, ये सेल्यूकस निकेटर जो है आपके, सेल्यूकस निकेटर उसने जो है आपका ग्रीक पर्सन बुलाया था और मेगास्थनीज को बुलाया था, इंडिका पुस्तक लिखी, और इसने चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम के बारे में सब कुछ यहाँ पे लिखा गया है। और ये आपका पार्ट हो गया। ठीक है। और राजतरंगिणी की बात करते हैं तो राजतरंगिणी लिखी है कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में है इसमें, और ये कल्हण ने लिखी है, कल्हण ने। और ये लैंग्वेज कौन सी है, संस्कृत लैंग्वेज में भी लिखी गई है, ये भी आपको याद रखना है। आंसर इसमें 1 ऑप्शन बनेगा। ये है जी कौटिल्य की अर्थशास्त्र। फूड इन ऑनियन, जो प्याज के अंदर जो फूड है वो किस फॉर्म में देखने को आपको मिलता है, तो हम वो खाते हैं, सेलुलोज खाया जाता है। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। सेलुलोज जो होता है प्लांट सेल या किसी भी सेल की जो है, प्लांट की जो है बाहर वाली लेयर को हम क्या कहते हैं, सेलुलोज कहा जाता है। दिस इज द सेल वॉल, उसको हम कहा जाता है। सो दिस इज कॉल्ड सेलुलोज। सेलुलोज हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर जो है सेलुलेज एंजाइम नहीं होता, ध्यान रखिए सेलुलेज एंजाइम नहीं है। और सेलुलोज एंजाइम जो होता है ये जितने भी आपके जो घास खाते हैं और जैसे काओ, बफेलो वगैरह, उनके अंदर जो है आपका एंजाइम होता है सेलुलेज। क्लियर। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, 1 ऑप्शन बनेगा। प्याज के साथ संबंधित एक चीज़ है कि प्याज जो है आपका, प्याज जब काटते हैं तो हमें आंसू आते हैं, टीयर्स आते हैं। वो रीज़न क्या होता है कि प्याज का जो वाटर होता है ना, वो उड़ता है, जो वो सल्फ़र होता है, सल्फ़र फैलता है जिसके कारण आंसू आते हैं। प्रोटीन की बात करें तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन का बना होता है। प्रोटीन बने होते हैं अमीनो एसिड के। नाइट्रोजन इज द इसेंशियल पार्ट फॉर द प्रोटीन। प्रोटीन की कमी से प्रोटीन एनर्जी मेलन्यूट्रिशन हो जाता है, जिसमें 2 बीमारियां होती हैं, क्वाशरकर और मरासमस की डिजीज़ हो जाती है। स्टार्च की अगर हम बात करते हैं, स्टार्च आपका कार्बोहाइड्रेट का पार्ट होता है। शुगर की बात करें तो चीनी, दैट इज़ नॉट शुगर, और मेनली आपकी जो चीनी होती है ग्लूकोज होती है जो हम खाते हैं, और ग्लूकोज जो होती है इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी देखने को आपको मिलता है। और हमारा रिजर्व फॉर्म ऑफ एनर्जी क्या होती है, दैट इज़ ग्लाइकोजन। क्लियर, ये याद रखिए। और एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल किसे कहते हैं, तो वो कहते हैं हम एटीपी मॉलिक्यूल को, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को, और ये माइटोकॉन्ड्रिया में बनते हैं। तो आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। सेलुलोज इज द राइट वन। कैग जो होता है ये क्लोजली कनेक्टेड होता है किस पार्लियामेंट की किस कमेटी के साथ। कैग जो होता है ये, इसको हम क्या कहते हैं, दैट इज़ गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स कहा जाता है, और आई एंड ईयर ऑफ पब्लिक अकाउंट कहा जाता है, और इसीलिए हम इसको कहते हैं कि ये पब्लिक अकाउंट कमेटी की क्या है, बिल्कुल क्लोजली रिलेटेड है। कैग का जो आर्टिकल है वो 148 आता है। कैग जो होता है 6 साल के लिए अपॉइंट करते हैं। 65 ईयर्स आपकी जो है दैट इज़ एज होती है रिटायरमेंट की, और इसका काम क्या होता है, गवर्नमेंट के अकाउंट्स को ऑडिट करना, सेंट्रल और स्टेट के जितने भी अकाउंट्स को ऑडिट करेगा, ये रिपोर्ट बनाएगा, और रिपोर्ट बाद में एट द एंड जो जाती है आपकी पब्लिक अकाउंट कमेटी को जाती है। पब्लिक अकाउंट कमेटी उस रिपोर्ट को पब्लिश कर देती है, जिसके कारण कहते हैं हम कि कैग ने घोटाला निकाला। पब्लिक अकाउंट कमेटी की बात करें, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग की बात करें, एस्टिमेट कमेटी की बात करें, ये तीनों की तीनों हमारे उसके अंदर यानी कि लोकसभा के अंदर, हमारे पार्लियामेंट के अंदर, ये तीनों की तीनों फाइनेंशियल कमेटीज़ हैं। पब्लिक अकाउंट कमेटी के अंदर लोग 22 होते हैं, 15 आपके लोकसभा से और 7 आपके राज्यसभा
लोकसभा से होते हैं। सेम विद द पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी, जो 15 होते हैं वो लोकसभा से और 7 होते हैं राज्यसभा से। एस्टीमेट कमेटी के अंदर जो है 30 लोग होते हैं और 30 के 30 लोकसभा से होते हैं। एस्टीमेट कमेटी और जो है आपकी पब्लिक अकाउंट कमेटी, इन दोनों को हम बोलते हैं सिस्टर कमेटीज बोला जाता है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर, सिस्टर कमेटीज इनको बोलते हैं। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, सी ऑप्शन बनेगा, पब्लिक अकाउंट कमेटी इज द करेक्ट वन। Who was the first Indian to be elected as a leader of the Communist International? कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का जो फर्स्ट लीडर चुने गए थे वो कौन थे? तो वो थे MN रॉय। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा, महेंद्र नाथ रॉय इज द करेक्ट आंसर, क्लियर। और बात करते हैं हम कम्युनिस्ट पार्टी की। कम्युनिस्ट पार्टी जो है 1920 में बनाई गई थी, कहाँ पे? डैट इज़ इन द ताशकंद में बनाई गई थी। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर। और सी पे जो है आपकी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो बनाई गई थी वो बनाई गई थी 26 दिसंबर 1925, और एक कहाँ पे बनाई गई थी? कानपुर के अंदर, कानपुर के अंदर, क्लियर। आंसर इसमें क्या बनेगा? MN रॉय। तो MN रॉय वही पर्सन है जिन्होंने एक जो है कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया भी हमें दिया था, याद रखिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करते हैं तो सरदार जो टाइटल है इनको बारदोली सत्याग्रह में मिला था 1928 में। गांव की औरतों ने इनको टाइटल दिया था क्योंकि इन्होंने क्रॉप टैक्सेशन के लिए बारदोली सत्याग्रह किया था, और सरदार का टाइटल गाँव की औरतों ने दिया था। अगर गाँव की औरतें ऑप्शन में नहीं आता तो महात्मा गांधी जी को आप टिक करेंगे। इनको हम आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, और इनको जो है फादर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज भी इनको कहा जाता है। ऑल इंडिया सर्विसेज अंडर आर्टिकल 312 के अंदर लिखी गई हैं, जिसमें 3 सर्विसेज IAS, IPS और IFS आती है। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस और इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस आती है, तो ये याद रखना है। और उसके बाद है PC जोशी, पूरन चंद जोशी, ये आपके जो है फर्स्ट जो है जनरल सेक्रेटरी जो हैं रहे हैं, किसके? दैट इज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के, ध्यान रखना। जवाहरलाल नेहरू वो पर्सन है जो हमारे अब तक के लंबे समय के लिए 15 साल जो है, लगभग 15 साल प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा, MN रॉय इज द करेक्ट वन। MN रॉय पब्लिश्ड फ्रॉम द मॉस्को हिज मेजर रिफ्लेक्शन एंड ऑब्जर्वेशन, डैट इज मॉस्को से इन्होंने क्या पब्लिश किया? इंडिया इन ट्रांजिशन, क्लियर, ये पब्लिश किया। एक जर्नल था इनका, डैट इज कॉल्ड वैंगार्ड, और अदर पब्लिकेशन जैसे द फ्यूचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, रेवोल्यूशन एंड काउंटर रेवोल्यूशन इन चाइना, और ये इंडिया में आए थे 1930 में और अरेस्ट कर लिए गए थे 31 में। और उसके बाद जो है इन्होंने मैन्युस्क्रिप्ट्स भी लिखी थी, द फिलोसफिकल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द मॉडर्न साइंसेज, वो जब जेल के अंदर थे। 37 के अंदर जो है इन्होंने एक टाइटल वीकली जो है स्टार्ट किया था, डैट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट, क्लियर। ये सारे नाम आपको इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। ये वैंगार्ड भी इंपॉर्टेंट है, ये इंडिपेंडेंट वाला भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, क्लियर। चलते हैं आगे। हु इंट्रोड्यूस द वेस्टर्न एजुकेशन? वेस्टर्न एजुकेशन की बात अगर हम बात करें इंग्लिश एजुकेशन की, हमारे देश में इंग्लिश एजुकेशन लगाया गया था 1835 में, और इंट्रोड्यूस किसने किया था? हु इंट्रोड्यूस जो है आपका इंग्लिश एजुकेशन? तो डैट वाज विलियम बेंटिक ने इंट्रोड्यूस किया था, किसकी रिकमेंडेशन से? मैकॉले की रिकमेंडेशन से। मैकॉले, इसी कारण मैकॉले को हम बोलते हैं द फादर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, क्योंकि इन्होंने रिकमेंड किया था, बेंटिक ने इंट्रोड्यूस किया था। पहली बार 1813 का चार्टर एक्ट था जिसमें 1 लाख रुपये सालाना खर्च करने की यहाँ पे बात करी गई थी इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर। तो वेस्टर्न एजुकेशन को सपोर्ट किसने किया था? राजा राम मोहन राय जी ने किया था। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा, राजा राम मोहन राय इज द करेक्ट आंसर। राजा टाइटल जो है इनको दिया गया है, राजा टाइटल दिया था अकबर सेकंड ने दिया था, और इनको मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। किसने बोला था? जवाहरलाल नेहरू जी ने। और किस पुस्तक में बोला गया था? इनकी एक पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज में बोला था राजा राम मोहन राय जी को। राजा राम मोहन राय जी का संवाद कौमुदी और गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, ये पेपर है आपके पब्लिश इन्होंने किए हुए हैं। और राजा राम मोहन राय जी ने सती प्रथा को भी खत्म करवाया था 1829 ईस्वी के अंदर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और सती प्रथा को कौन से अंग्रेज ने खत्म किया था? बेंटिक ने ही खत्म किया था। और राजा राम मोहन राय जी को हम बोलते हैं फादर ऑफ इंडियन रेनेसा, यानी कि इंडियन रेनेसा मतलब हमारे रीबर्थ, इंडिया का रीबर्थ के लिए जो फादर हैं, जनक हैं, वो कौन है? दैट इज़ राजा राम मोहन राय जी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर। लाल बहादुर शास्त्री जी की अगर हम बात करते हैं तो लाल बहादुर शास्त्री वो पर्सन है जिन्होंने एक टाइटल दिया था, एक स्लोगन दिया था, जय जवान जय किसान का स्लोगन दिया था। ताशकंद एग्रीमेंट साइन हुआ था हमारा सेकंड जो आपका 1965 के बाद 66 के अंदर, दैट इज बिटवीन द इंडिया एंड द पाकिस्तान, और बीच में इंटरमीडिएटर बना था रशिया, क्लियर, याद रखिए, उज्बेकिस्तान में देखने को मिला था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की अगर हम बात करें तो इन्होंने जो है एक टाइटल दिया था, इन्होंने एक जो है जय हिंद का स्लोगन दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, दिल्ली चलो के नारा दिया था। इन्होंने जो है आपके
सुभाष चंद्र बोस जी ने जो है फॉरवर्ड ब्लॉक कमेटी स्टार्ट करी थी 1939 में, क्योंकि इन्होंने जो है आईएनसी से रिज़ाइन कर दिया था। 38 में जीते थे, 39 में जीते थे। 38 में आईएनसी का इलेक्शन जीते थे, जो है आपका जो है हरिपुर का जो है आपका 39 में त्रिपुरी सेशन जीते थे। त्रिपुरी सेशन के बाद जो है गांधी जी के साथ डिफरेंसेस बढ़ने लगे, क्योंकि इन्होंने पत्ताभी सीतारमैया को हराया था जो गांधी जी के नॉमिनी थे। इसके बाद जो है सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक कमेटी स्टार्ट करी। उसके बाद जो है 1943 में सिंगापुर में जाके जो है ये आईएनए को जुड़ गए, इंडियन नेशनल आर्मी को। और इनकी जो पुस्तक है इंडियन स्ट्रगल नाम की ऑटोबायोग्राफी है, तो ये भी आपको याद रखना है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, तो आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। ये है जी द मैन हु अबॉलिश द सती, राजा राम मोहन राय। इन्होंने ही इंग्लिश एजुकेशन के बारे में बात करी। 1814 के अंदर जो है अतम्य सभा इन्होंने बनाई थी, और 1828 में ब्रह्मो समाज बनाया था, और पहले इंडियन रिफॉर्मर थे ये, क्लियर। और ये आइडल वर्शिप के अगेंस्ट थे, हिंदू रिचुअल्स के ऑर्थोडॉक्स थे, और पॉलिटिक्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और लैंग्वेज और एजुकेशन, रिलीजन के बारे में बहुत अच्छा से जानते थे। और हिंदू कॉलेज सेटअप किया इन्होंने, और इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट किया। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में बात करी, और विमेन राइट्स के लिए भी बात इन्होंने करी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्लियर। चलते हैं आगे। एचडी इंडेक्स जो है ये किसके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है? एचडी इंडेक्स को क्रिएट किसने किया था? पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट दैट इज़ महबूब उल हक ने तैयार किया था, ठीक है। और जो है आपके अमर्त्य सेन जी ने इनको साथ दिया था, लेकिन मेन पर्सन वाज महबूब उल हक। यूएनडीपी इसको रिलीज़ करती है, तो आंसर इसमें क्या बनेगा? आपका ए ऑप्शन बनेगा। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसके हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं? न्यूयॉर्क के अंदर हेडक्वार्टर हैं। और आपका दैट इज़ इनइक्वालिटी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इन्होंने तैयार किया। GII दैट इज़ जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स वगैरह भी जो है आपका यूएनडीपी देती है, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। और एचडी इंडेक्स के अंदर हम जो है 3 चीज़ों को जो है कैलकुलेट करते हैं। वो 3 चीज़ें क्या हैं? आपका हेल्थ है, ठीक है, एजुकेशन है, और आपका जो हेल्थ है, एजुकेशन है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, और जो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यानी कि इनकम के बारे में बात करता है। हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बारे में। WTO की बात करें, WTO के हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा के अंदर है। ये बना था 1 जनवरी 1995 को, और इससे पहले जो था इसका जो नाम था वो था गैट, दैट इज़ कॉल्ड जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। गैट का जो नाम है वो WTO रखा गया, और ये आपका 8वां राउंड था जिसका नाम था रुगवे राउंड, क्लियर। रुगवे राउंड के अंदर रखा गया था, और इस मीटिंग के प्रेसिडेंट थे डंकल, इसलिए हम इसको डंकल अकॉर्ड के कारण भी कह देते हैं कि WTO डंकल अकॉर्ड के कारण आया, क्लियर। IMF की बात करें, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कहते हैं, जिसके हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वॉशिंगटन के अंदर है। और क्रिस्टिना जॉर्जिवा जो हैं इनके क्या हैं? जो है चेयरमैन हैं। IMF जो होता है BOP क्राइसिस कंट्री को पैसे देता है, और आपके मेंबर नेशन को भी पैसे देगा, शॉर्ट टर्म के लिए पैसे प्रोवाइड करता है। WHO की बात करें, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बनी कब थी? 7 अप्रैल 1948 को, इसीलिए हम 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं। हेडक्वार्टर इज जिनेवा। डॉक्टर टेड्रोस जो हैं इसके चेयरपर्सन देखने को मिलते हैं। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। UNDP इज़ द करेक्ट वन। अच्छा, एक चीज़ आपको बताता हूँ, IMF जो होता है ये आपका एक रिपोर्ट प्रोवाइड करता है, डेट इज़ कॉल्ड वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की रिपोर्ट भी ये देता है, तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। आंसर इज़ ए ऑप्शन। ये सारी चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं। चलिए जी अगला देखिए। ए जेनेटिकली इंजीनियर्ड फॉर्म ऑफ ब्रिंजल नोन एज द बीटी ब्रिंजल कहते हैं, और ये डेवलप करेगी। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? बीटी ब्रिंजल का मतलब क्या है कि इसके अंदर हमने बैक्टीरिया डाला, बैसिलस थुरेंजियासिस। हमने बैक्टीरिया को इसके साथ ट्रीट ऐसे किया ताकि जो है प्रॉपर तरीके से जो है वो आपकी बॉडी प्रॉपर तरीके से जो ब्रिंजल है वो इसके अगेंस्ट, मतलब जो भी अगर इसके अगेंस्ट आएगा तो काम करना बंद कर देगा। मतलब हम बीटी ब्रिंजल को जेनेटिकली इंजीनियर तरीके से हम इसलिए तैयार कर रहे हैं ताकि हम इसको पेस्ट रेजिस्टेंट बना दें। आंसर इसमें क्या बनेगा? आपका ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। और जेनेटिक चीज़ों से किया जाता है। सेम विद द बीटी कॉटन में भी आपका सेम बैक्टीरिया है, बैसिलस थुरेंजियासिस बैक्टीरिया देखने को मिलता है, और हम इसको पेस्ट रेजिस्टेंट बनाने के लिए जो है बातें करते हैं। आंसर इसमें क्या बनेगा? आपका ए ऑप्शन बनेगा। विच डायनेस्टी वॉज रूलिंग इन द विजयनगर एम्पायर एट द टाइम ऑफ बैटल ऑफ तालीकोटा? ठीक है, तालीकोटा की जब लड़ाई हुई थी तब कौन था? विजयनगर की बात करें, तुंगभद्रा रिवर के किनारे पे है, कर्नाटक के अंदर देखने को मिलता है। संगमा डायनेस्टी ने स्टार्ट किया था विजयनगर एम्पायर, डेट वॉज द हरिहर एंड बुक्का वन ने स्टार्ट किया था।
दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर। अब बात करते हैं बैटल ऑफ तालीकोटा की। तालीकोटा में जो साम्राज्य था वो आपका तुलुवास का साम्राज्य था, और ये जो लड़ाई हुई थी 1565 के अंदर लड़ी गई थी, इसको हम बैटल जो है तालीकोटा तो कहते हैं, क्योंकि इसको और भी क्या कहते हैं, राक्षसी एंड तांगड़ी की लड़ाई, क्योंकि ये गांव है राक्षसी एंड तांगड़ी, यहाँ पे आपकी लड़ाई देखने को आपको मिली थी। और इसमें क्या था, सदाशिव राया जो है रूलर था विजयनगर एम्पायर का, और ये एक पपेट रूलर था। एक्चुअली जो पावर थी वो रामा राया के पास थी। रामा राया की जो डेक्कन सल्तनत थी, जो डेक्कन के राजा थे, वो इसके रामा राया के अगेंस्ट थे, इनकी पॉलिसीज अच्छी नहीं थी, जिसके कारण जो है लड़ाई हुई प्रॉपर तरीके से, और एट द एंड जो है ये आपका विजयनगर एम्पायर जो है खत्म हो गया। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। तुलुवा इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, याद रखिए तुलुवा इज द राइट वन। अब बात करते हैं संगमा डायनेस्टी की। संगमा डायनेस्टी को इसने स्टार्ट किया था हरिहर एंड बुक्का ने स्टार्ट किया था, दैट इज इन द 1336 के अंदर स्टार्ट किया था। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर, तुंगभद्रा रिवर के किनारे विजयनगर एम्पायर स्टार्ट किया गया था। देखिए संगमा के बाद जो बनी थी सलूवास बने थे। सलूवास जो है आपके फाउंडेड किसके द्वारा करे गए थे, नरसिम्हा द्वारा इन्होंने स्टार्ट किए थे। और उसके बाद थर्ड नंबर पे आया था तुलुवास जो है आपका किसने स्टार्ट किया था, वीर नरसिम्हा ने स्टार्ट किया था थर्ड डायनेस्टी। क्लियर, और इसके जो बड़े फेमस राजा थे वो थे आपके कृष्णदेवराया। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। क्लियर, कृष्णदेवराया इसके बड़े इंपॉर्टेंट राजा थे। और चौथी थी आपकी डेट इज कॉल्ड अरेविदु जो आपके सम्राट थे वो कौन थे, तिरुमाला, जिन्होंने स्टार्ट किया था। ये भी आपको याद रखना है। क्लियर। अच्छा, कुछ आपको मेन पॉइंट्स आपको बताना चाहूँगा। जैसे आपका संग किंगडम है, संग किंगडम में एक पर्सन थे आपके देवराया टू। ठीक है, सो देवराया टू जो हैं इनको हम बोलते थे, टाइटल था इनके पास एलिफेंट हंटर, मतलब कहने का मतलब क्या होगा कि हाथी को ख़त्म करने वाला। क्लियर, याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कृष्णदेव राया की बात करी थी। कृष्णदेव राया जो है इनको हम आंध्र भोज कहते हैं, आंध्र भोज कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, तेलुगु के अंदर लिखी गई थी, और इनकी वो पॉलिटिकल वर्क था दैट इज़ कॉल्ड अमुक्ता माल्यादा जो है इनके द्वारा लिखी गई थी। क्लियर, और एक लिखी गई थी जम्बावटी कल्याणम जो आपका संस्कृत ड्रामा है, ये भी इनके द्वारा लिखा गया था। और जो है कृष्णदेवराया जो हैं बहुत बड़े बिल्डर थे, और इन्होंने बहुत सारे टेम्पल बनाए, जैसे कि आपका हजारा रामा टेम्पल, ठीक है, वित्थलवाई स्वामी टेम्पल इन्होंने बनवाया था। तो आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा, तुलुवा इज द करेक्ट आंसर। अगला देखिए जी, व्हाट इज द ट्रांसप्लांटेशन ऑफ द ग्राफ्ट बिटवीन द जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल। जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स, पहले तो आपको मैं दिखाता हूँ क्या होता है। देखिए, अगर हमने किसी अपनी बॉडी का पार्ट किसी एक जगह से उठा के दूसरी अपनी जगह पे डाल दिया अपनी बॉडी में ही, तो दैट इज कॉल्ड ऑटोग्राफ्ट। क्लियर, अगर हमारे दो इंडिविजुअल सेम हैं, ठीक है, सेम रंग रोग सब चीज़ें डीएनए वगैरह सेम, तो एक पर्सन का जब दूसरे बॉडी के अंदर डालते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, आइसोग्राफ्ट। तो मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर बनना था वो आइसोग्राफ्ट बनना था, क्योंकि ये जेनेटिकली आइडेंटिकल में होता है। एलोग्राफ्ट क्या होता है कि हाँ, दो आइडेंटिकल ना हो, जेनेटिकली आइडेंटिकल ना हो, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति की बॉडी में डाल दिया तो एलोग्राफ्ट कहते हैं। जीनोग्राफ्ट उसको कहते हैं कि हाँ, अगर आपने दो मेंबर ऑफ स्पीशीज अलग किए, लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे पिग का जो है, पिग की जीन्स हैं वो किसी और व्यक्ति के अंदर डाल दी तो दैट इज कॉल्ड जीनोग्राफ्ट। तो सेम दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे आपको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चलेंगे। देखिए, ऑटोग्राफ्ट का मतलब क्या होता है कि अपनी बॉडी में, खुद की अपनी बॉडी में स्टार्ट किया। आइसोग्राफ्ट का मतलब क्या हो गया, आइडेंटिकल, जेनेटिकली आइडेंटिकल। एलो का मतलब क्या हो गया कि दो सेम स्पीशीज़ है लेकिन व्यक्ति अलग हैं, आइडेंटिकल नहीं है, एक का दूसरे व्यक्ति के अंदर डाल दिया। जीनो का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे डिफरेंट स्पीशीज़, पिग का जो है हमने कोई जो जीन्स हैं वो किसी और व्यक्ति के अंदर डाल दी, दैट इज कॉल्ड जीनोग्राफ्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, बी ऑप्शन बनेगा, दैट इज आइसोग्राफ्ट इज द करेक्ट आंसर। अगला देखिए जी, गंगा इज द रिजल्ट ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ द रिवर भागीरथी एंड अलकनंदा एट विच प्लेस। भागीरथी और अलकनंदा जो मिलते हैं वो देवप्रयाग में मिलते हैं, आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। और गंगा की जो आपकी लंबाई है वो है 2525 किलोमीटर, यहाँ से स्टार्ट होती है देवप्रयाग से, और यहाँ से उत्तराखंड, देन यूपी, देन आपका बिहार, देन उसके बाद आपका झारखंड, देन वेस्ट बंगाल, और एट द एंड यहाँ से गंगा ब्रह्मपुत्रा रिवर आती है और दोनों बनाते हैं आपका सुंदरबन डेल्टा। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, वन ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, देवप्रयाग इज द राइट आंसर। ये है आपके पंचप्रयाग। देखिए जी, यहाँ से अलकनंदा आ रही है और यहाँ से आपकी आ रही है अलकनंदा आ रही है और यहाँ से भागीरथी आ रही है, तो देवप्रयाग यहाँ पे बना। और देखिए ये रुद्रप्रयाग है,
ये मंदाकिनी रिवर और आपकी अलकनंदा रिवर के बीच में बनता है। कर्णप्रयाग जो बनता है ये आपका पिंडर गंगा और अलकनंदा के साथ, और उसके बाद नंद प्रयाग जो है अलकनंदा और नंदाकिनी के साथ, और उसके बाद जो है अलकनंदा और धौली गंगा बनाते हैं आपका विष्णु प्रयाग। तो ये पंच प्रयाग आपको याद रखने हैं, पेपर में कुछ भी पूछा जा सकता है कि हाँ कौन सा प्रयाग किसके साथ संबंधित है। स्प्रेइंग ऑफ द डीडीटी ऑन द क्रॉप्स कॉज पोल्यूशन ऑफ, देखिए डीडीटी का मतलब क्या होता है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन इसको हम कहते हैं, ठीक है। और ये क्या है आपका इंसेक्टिसाइड है, और अगर हम इसको छिड़क देते हैं तो आपका सॉइल और वाटर के ऊपर जो है आपका पोल्यूशन देखने को आपको मिल जाता है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। सॉइल एंड वाटर इज द राइट वन। ये देखिए जी इस तरीके से होता है। द सिस्टम ऑफ बजट वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडिया ड्यूरिंग द वाइसरॉयल्टी ऑफ, देखिए बजट की बात करें हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 112 में लिखा गया है, और अदरवाइज हमारा जो वर्ड है ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब किस तरीके से पैसा आया, कहाँ पे खर्चा, और किस तरीके से आपके वेज एंड मीन्स हैं जो हमारा पैसा आएगा और किस तरीके से पैसा खर्च करेंगे, सब कुछ बजट के अंदर लिखा होता है पॉलिसीज़ के बारे में। और बजट वर्ड जो है हमने फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, याद रखिए। और बजट पहली बार जो आया था वो इंट्रोड्यूस किया गया था लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे, और लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे कब, दैट इज इन द 7 अप्रैल 1860 को हमने इंट्रोड्यूस किया था फ्रॉम द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन, क्लियर। और पहले फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे जिन्होंने इस बजट को पेश किया था, दैट इज विल्सन, जेम्स विल्सन। ध्यान रखिए जेम्स विल्सन वॉज द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर जिन्होंने ये जो है इंट्रोड्यूस किया था। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर। और उसके बाद बात करते हैं, अच्छा कैनिंग वही पर्सन है जिनके टाइम पे 1857 का जो है रिवोल्ट हुआ था लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे। और डलहौजी की बात करें, ये वही पर्सन है जिन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स 1848 में दी थी। सतारा वॉज द फर्स्ट स्टेट जो कैप्चर करी गई थी डलहौजी द्वारा। डलहौजी ने जो है आपकी शिमला समर कैपिटल बनाई थी। पहली 1853 के अंदर जो है आपकी 1853 के अंदर जो है आपकी पहली ट्रेन 16 अप्रैल 1853 34 किलोमीटर की ट्रेन चली थी फ्रॉम द बॉम्बे टू थाने, और जो है आपका अवध को इन्होंने मेल एडमिनिस्ट्रेशन के कारण जो है पकड़ा था, बाद में छोड़ दिया था। रिपन की बात करते हैं, था फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया कहते हैं। और लॉर्ड रिपन के टाइम पे जो है आपकी इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी देखने को मिली थी। इल्बर्ट बिल जो है, इल्बर्ट कौन है, यहाँ पे लॉ मेंबर है रिपन के दरबार में। ये आपके जुडिशियल रिफॉर्म्स के लिए था, जिसमें बोला गया था कि जो अगर यूरोपियन कैदी भी पकड़ा जाएगा तो इंडियन जज उसको फैसला दे सकते हैं, जिसके कारण जो है ये आपका कंट्रोवर्सी हुई थी। और लॉर्ड रिपन वही पर्सन है जिन्होंने जब आपका फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट जो है आपका फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट 1881 आया था, जो आपका लेबर रिफॉर्म्स के लिए था और कंडीशन इंप्रूव करने के लिए था। और इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी जो आई थी आपकी 1882 के अंदर देखने को मिली थी। लॉर्ड एल्गिन वो पर्सन है जब आपका असैसिनेशन हुआ था ब्रिटिशर्स का बाय द चापेकर ब्रदर्स ने असैसिनेशन किया था। उस टाइम पे जो गवर्नर जनरल थे आपके, दैट वाज एल्गिन। तो आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। द कंपाउंड यूज इन द प्रिकली हीट पाउडर टू प्रिवेंट द एक्सेसिव स्वेटिंग, आपने टीवी में देखा होगा जब ये प्लेयर वगैरह खेलते हैं तो पाउडर सा लगा लेते हैं अपने स्किन के ऊपर ताकि स्वेटिंग ना आए, तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, बोरिक एसिड कहते हैं। बोरिक एसिड इज़ द करेक्ट आंसर। और बोरिक एसिड होता है H3BO3 इसको कहते हैं, और क्या कहते हैं हम इसको, हाइड्रोजन बोरेट कहा जाता है। हाइड्रोजन बोरेट इसको हम कहते हैं, और ये जो होता है आपका एज ए एंटीसेप्टिक की तरह हम इसको यूज़ करते हैं, एंटीसेप्टिक, क्लियर। और जो माइनर बर्न्स होते हैं, कट्स होते हैं, इसको भी ये जो है आपका हेल्प करवाता है, मतलब उसको ख़त्म करने में। फॉस्फोरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, H2CO3 कहते हैं। जो आपका सोडा वाटर होता है, सोडा वाटर, क्लियर, उसके अंदर जो होता है कार्बोनिक एसिड और गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड। सल्फोनिक एसिड जो होते हैं, सल्फोनिक एसिड ये आपका देखने को मिलते हैं, जितने भी आपकी डाइज वगैरह होती हैं उसमें आपका ये प्रॉपर तरीके से देखने को मिलता है, सल्फोनिक एसिड वगैरह देखने को मिलते हैं, क्लियर। सो आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, बोरिक एसिड। और सल्फोनिक एसिड जो होती हैं ये डिटर्जेंट वगैरह के अंदर भी देखने को आपको मिलते हैं, ठीक है, बोरिक एसिड। अगला देखिए जी, विच टाइप ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज़ कंसिडर्ड एज अनसेफ, सबसे अनसेफ कौन सी है। एफडीआई की बात करें, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करें, तो ये हमेशा लॉन्ग टर्म फंड्स के लिए होती है, ठीक है, लॉन्ग टर्म फंड्स के लिए, और ये हमारे देश के लिए अच्छी होती है, गुड होती है, क्योंकि ये क्या करती है, एम्प्लॉयमेंट भी लेके आती है और आपके देश के अंदर एसेट बिल्डिंग भी करते हैं, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बना दिया, क्लियर। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो वो अनसेफ होते हैं, इसको हम फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर कहते हैं, क्योंकि ये हमेशा शॉर्ट टर्म के लिए होती है और इसमें हम
हम पैसे जो इन्वेस्ट करते हैं वो करते हैं हम इसके किस चीज़ के अंदर, शेयर के अंदर, डॉलर शेयर के अंदर, बॉन्ड्स के अंदर जो है हम इसमें पैसे इन्वेस्ट करते हैं और प्रॉपर तरीके से, ठीक है। और ये जैसे ही आपकी कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो शेयर और बॉन्ड्स के पैसे डाल के और अपना निकल जाएगी। एनआरआई डिपॉजिट ये सेफ होते हैं। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग, अगर गवर्नमेंट जो है बाहर की कंट्री से पैसा ले रही है तो डेट इज कॉल्ड एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग। सबसे ज़्यादा जो अनसेफ है वो है आपका पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, तो जो मैंने आपको डिफरेंट नाम से बता दिया, क्लियर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो बनेगा बी ऑप्शन, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इज द करेक्ट आंसर। ये देखिए जी, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट वही चीज़ जो मैंने आपको बताया था कि जो एसेट के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना, सिक्योरिटीज़ के अंदर, जो भी आपका बॉन्ड स्टॉक्स के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना, ठीक है। एंड इमल्शन इज ए कोलाइडल सोल्यूशन ऑफ, कोलाइडल सोल्यूशन का मतलब होता क्या है कि जिसके अंदर जो है दो चीज़ों का मिश्रण हो और कोई एक अलग से एक प्रोडक्ट बनाए। तो इमल्शन जो होता है ये किस चीज़ का सोल्यूशन होता है, ये सोल्यूशन होता है लिक्विड इन लिक्विड का। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मिल्क की बात करूँ, मिल्क प्लस वाटर की बात करूँ तो वो क्या है, इमल्शन की एग्जाम्पल आती है। आंसर इसमें वन ऑप्शन बनेगा। अब यहाँ पे कुछ आपके जो एग्जांपल्स हैं वो पढ़िए। देखिए जी, यहाँ पे जो ऑप्शन है इमल्शन, ये यहाँ पे है लिक्विड इन लिक्विड, तो ऐसे फॉर एग्जांपल क्रीम हो गया, मिल्क, मायो सॉस जो होती है, सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ इमल्शन। बाकी यहाँ पे फेज़ और मीडियम, यानी कि फेज़ जो ये है, मीडियम ये है, इसके अंदर हम घोलते हैं तो आपका क्या बनता है, लिक्विड को गैस के अंदर डालते हैं तो लिक्विड एरोसोल। मिस्ट, क्लाउड्स और फॉग जो एग्जांपल हैं वो लिक्विड एरोसोल्स की हैं। यहाँ पे क्लाउड्स वगैरह और फॉग वगैरह के ऊपर क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आता है। सॉलिड इन गैस, सॉलिड इन गैस को भी हम सॉलिड एरोसोल कहते हैं, डस्ट, स्मोक पार्टिकल्स। गैस इन लिक्विड उसे हम कहते हैं फोम, जिसे हम कहते हैं व्हिप्ड क्रीम वगैरह। सॉलिड इन लिक्विड तो हम कहते हैं सोल, पेंट्स, जेलीज, सीवेज। गैस इन सॉलिड तो वो होता है सॉलिड फॉर्म, इट्स मार्शमैलो। लिक्विड इन सॉलिड जिसे हम कहते हैं सॉलिड इमल्शन, जिसे बटर, चीज़, ये भी पेपर में बहुत बार पेपर में आते हैं। सॉलिड इन सॉलिड दैट इज सॉलिड सोल, जिसमें आपके एलॉयज़ वगैरह देखने को आपको मिलते हैं। सो दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ द क्लोइड्स, वो अच्छे से आपको पढ़ लेनी है, याद कर लेनी है। अगला देखिए जी, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इज़ एसोसिएटेड विद द इफेक्ट ऑफ। ये कल ही मैंने एक रिकॉर्ड किया हमारे 10,000 MCQ कोर्स, उसके अंदर भी मैंने सेम क्वेश्चन रिकॉर्ड किया है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का जो आपका जो किस चीज़ के साथ एसोसिएटेड है तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो दिस इज़ द लेफ्ट हैंड रूल, दिस इज़ द राइट हैंड रूल। तो लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल बिल्कुल सेम है। जो थंब होता है आपका, ये आपका मोशन को बताता है, और जो फर्स्ट फिंगर होती है ये वाली, तो वो बताती है मैग्नेटिक फील्ड को, और जो सेकंड वाली फिंगर होती है ये हमें बताती है डायरेक्शन ऑफ द करंट को। फोर्स, मोशन मतलब डायरेक्शन ऑफ फोर्स मतलब आपका थंब बताता है, क्लियर। सेम विद द राइट हैंड, राइट हैंड आपका डायरेक्शन ऑफ फोर्स थंब हो गया, फील्ड जो हो गया वो फर्स्ट फिंगर होगी, सेकंड फिंगर होगी डायरेक्शन ऑफ द करंट के लिए। अब बात यहाँ पे ये है कि आपका जो लेफ्ट हैंड रूल है वो यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिक मोटर्स के लिए, ठीक है। और राइट हैंड जो रूल यूज़ किया जाता है वो हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर्स के लिए। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रिक जनरेटर्स के लिए दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर। तो यहाँ पे अब देखिए जी, लेफ्ट हैंड रूल जो है किसके साथ एसोसिएटेड है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द करंट के साथ। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। अगला देखिए जी, गोल्डन हैंडशेक स्कीम इज़ द नेम ऑफ। गोल्डन हैंडशेक स्कीम जो है ये किस चीज़ का नाम है। देखिए, जो ये एक रेजोल्यूशन पास किया गया था 1991 में, इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 के अंदर, जिसके अंदर जो है आप वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम जिसे हम कहते हैं VRS, तो वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम जो है ये जो है गोल्डन हैंडशेक स्कीम को VRS भी हम कहते हैं, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, जिसके अंदर जो होता है कि आप अपनी मर्जी से रिटायरमेंट ले सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आपके जो एक्स्ट्रा एम्प्लॉयज़ हैं उसको हम एम्प्लॉय कर सकेंगे, और जो गवर्नमेंट के ऊपर जो प्रेशर है उसको वो रिड्यूस कर पाएंगे, यानी कि नए खून को काम देना और पुराने खून को रिटायरमेंट देना। तो ये वाला प्रोसेस है मेनली, क्लियर। तो ये क्या है आपका, दैट इज़ अ वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, बी ऑप्शन बनेगा, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम इज़ द करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन इज़ द राइट वन। मोल्टन रॉक बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड। जो मोल्टन रॉक होती है धरती के नीचे, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, मैग्मा। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा, मैग्मा इज़ द करेक्ट आंसर। मैग्मा अगर धरती के ऊपर आ जाता है, अर्थ सरफेस के ऊपर आ जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, दैट इज़ लावा कहा जाता है, जो आके डिपॉजिट होता है और जमा हो जाता है। और ये जो बसाल्ट होता है, बसाल्ट जो होता है इग्नियस रॉक है, और ये जो है आपका मैग्नीशियम
मैग्नीशियम रिच होती है, आयरन रिच होती है, क्लियर। और ये हमें देखने को मिलती है सरफेस ऑफ द अर्थ के ऊपर, क्लियर। और ये जो है ये इग्नियस रॉक है लेकिन एक्सट्रूसिव, यानी कि बाहर आके जमती है, ये धरती के ऊपर सरफेस के ऊपर इग्नियस रॉक है, एक्सट्रूसिव बाहर आके जमती है, क्लियर। अब यहाँ पे बात है लेकोलिथ की। लेकोलिथ होता क्या है कि जब आपके धरती के अंदर सारी चीज़ें डिपॉजिट होती हैं, जमा होती हैं, तो अगर वो डोम शेप ऐसे बन जाए तो उसे हम जमा हो जाए तो इसको हम क्या कहते हैं, लेकोलिथ कहते हैं। अगर वो सोशर शेप बन जाए इस तरीके से, क्लियर, तो डैट इज कॉल्ड आपका लोपोलिथ कहा जाता है, लोपोलिथ, क्लियर, याद रखिए। और जो आपके बैथोलिथ होते हैं, एक बैथोलिथ होते हैं। बैथोलिथ क्या होते हैं कि जो है बहुत बड़ा आपका लार्ज साइज इंट्रूजन जो है आपको देखने को आपको मिलता है, अंदर जमा हो जाता है जो मोल्टन जो है मैग्मा का, तो उसको हम क्या कहते हैं, बैथोलिथ कहते हैं। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपको याद रखने हैं। सो आंसर इसमें क्या बनने वाला है, डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन इज द राइट वन, मैग्मा इज द करेक्ट वन, क्लियर। इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज देखिए जी क्या है। जो मैग्मा होता है जो धरती के अंदर होता है मोल्टन वाला, लावा वो होता है जो धरती के ऊपर आ जाता है, पायरोक्लास्टिक मटेरियल्स जो होते हैं सॉलिड्स जो आपके धरती के सरफेस से इरप्ट होते हैं, सॉलिड सरफेस, क्लियर, दे आर कॉल्ड पायरोक्लास्टिक। पायरो वर्ड कहाँ पे आता है, जहाँ पे आपका हाई टेम्परेचर वर्ड यूज़ होता है, हाई टेम्परेचर। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं हाई जो सन का टेम्परेचर मापने के लिए कौन सा यंत्र होता है, तो डैट इज़ कॉल्ड पायरोमीटर, क्लियर। अदरवाइज वहाँ पे पायर हीलियोमीटर भी आ सकता है, हीलियो मतलब सन, क्लियर। पायर हीलियोमीटर भी आ सकता है और पायरोमीटर भी आ सकता है। पायरो मतलब हाई टेम्परेचर, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी में आता है ये। अगला देखिए जी, बायोफोर्टिफिकेशन क्या होता है। बायोफोर्टिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर जो हम क्रॉप्स को ब्रीड करते हैं ताकि उसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है इंक्रीज कर सके। बायो मतलब लाइफ, फोर्टिफिकेशन मतलब प्रॉपर तरीके से उसको चार दीवारी करना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हम क्रॉप्स को इस तरीके से उगाएंगे, ब्रीडिंग क्रॉप्स को ऐसे उगाएंगे ताकि उसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाए। तो आंसर इसमें वन ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, वन ऑप्शन इज द राइट वन। विच सेल इन पैंक्रियाज प्रोड्यूस द इंसुलिन। इंसुलिन प्रोड्यूस करने के लिए पैंक्रियाज में कौन से सेल होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पैंक्रियाज जो होती है ये मिक्स्ड ग्लैंड होती है, मिश्रित ग्रंथि होती है, और इसके अंदर जो होता है एक्सोक्राइन फंक्शन होते हैं और एंडोक्राइन फंक्शन होते हैं। एंडोक्राइन फंक्शन से आपके सारे के सारे हार्मोन्स निकलते हैं जो हम डिस्कस करेंगे आगे, और एक्सोक्राइन से सारे के सारे एंजाइम निकलते हैं। और पैंक्रियाज पैंक्रेटिक जूस के अंदर तीन तरीके के एंजाइम होते हैं, लाइपेज होता है, ट्रिप्सिन होता है और आपका एमिलेज होता है। ये तीनों के तीनों डिफरेंट चीज़ों को डाइजेस्ट करते हैं, लाइपेज फैट्स को, ट्रिप्सिन प्रोटीन को, एमिलेज कार्बोहाइड्रेट्स को। इसीलिए पैंक्रेटिक जूस को हम क्या कह देते हैं, कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस भी हम इसको कह देते हैं। और यहाँ पे एंडोक्राइन फंक्शन में हार्मोन्स की बात करी है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इंसुलिन। इंसुलिन निकलता है बीटा सेल्स ऑफ द जो है पैंक्रिया से। एक होता है ग्लूकागॉन, ग्लूकागॉन ये भी हार्मोन निकलता है, ये निकलता है अल्फा सेल से। एक होता है सोमैटोस्टैटिन, सोमैटोस्टैटिन, ठीक है। सोमैटोस्टैटिन जो होता है वो आपका डेल्टा सेल से निकलता है। सो ये सेल जो होते हैं आपके पैंक्रियास के अंदर जो है इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर बनेगा वो बनेगा इसलेट्स ऑफ लैंगरहंस, जहाँ से ये जो इंसुलिन प्रोड्यूस होता है उसे हम इसलेट्स ऑफ लैंगरहंस कहते हैं। सो यहाँ पे देख लेते हैं, ये आपकी पैंक्रेटिक डक्ट हो गया, ये हो गया पैंक्रियास, पैंक्रियास से निकलते हैं, क्लियर। पैंक्रेटिक एक्एनआई जो एक्सोक्राइन सेल जो मैंने आपको बताया था, पैंक्राई इसलेट्स जो हम कहते हैं जो एंडोक्राइन सेल्स, क्योंकि इसलेट से ही हैं आपके इंसुलिन, ग्लूकागॉन और सोमैटोस्टैटिन निकलते हैं, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं इंसुलिन का फंक्शन क्या होता है। इंसुलिन का फंक्शन होता है कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना। ये ग्लूकोज होता है इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, ग्लाइकोजन होता है रिजर्व फॉर्म ऑफ एनर्जी जो आपका लीवर में जाके स्टोर होती है। अगर आपकी बॉडी में नीड हो और ऊर्जा की तो ग्लूकागॉन हार्मोन निकलता है, तो ये क्या करता है, ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज को में कन्वर्ट कर देता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर। सोमैटोस्टैटिन इन दोनों की एक्टिविटीज को चेक करता रहता है टाइम टू टाइम, क्लियर। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा। थाइमस की बात करते हैं। थाइमस जो है चेस्ट के अंदर जो है एक ग्लैंड होती है, थाइमस ग्लैंड। जैसे बच्चे होते हैं तो बच्चों में एंटीबॉडीज़ प्रोडक्शन जो करता है वो थाइमस करती है। जैसे जैसे आपकी प्यूबर्टी आती है, आप बड़े होते जाते हो, तो थाइमस ग्लैंड खत्म हो जाती है। एस्ट्रोजन की अगर हम बात करते हैं तो एस्ट्रोजन एक ऐसा हार्मोन है जो फीमेल्स के अंदर प्रोड्यूस होता है फॉर द सेक्शुअल एंड रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट, सेक्शुअल एंड रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट के लिए, तो वो आपको होता है आपका एस्ट्रोजन। कॉर्पस एपिडिडाइमस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो आपके स्पर्म सेल्स होते हैं, स्पर्म सेल्स, क्लियर,
वो क्या करते हैं, टेस्टिस से ट्रांसपोर्ट होते हैं। टेस्टिस से ट्रांसपोर्ट होते हैं आपके स्पर्म सेल दैट इज इन द कॉर्पस एपिडिडाइमस। कॉर्पस एपिडिडाइमस वो जगह है जहाँ पे आपके जो स्पर्म सेल होते हैं वो आपके मैच्योर होते हैं और आपके स्टोर होते हैं। ये ध्यान रखना, मैच्योर एंड स्टोरिंग जो है कॉर्पस एपिडिडाइमस में देखने को मिलती है। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा। स्लेट्स ऑफ लैंगरहन इज द करेक्ट वन। ये हमने डिस्कस कर लिया है। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान ऑफ द तुगलक डायनेस्टी इशूड द कॉपर कॉइन्स इंस्टेड ऑफ द सिल्वर कॉइन। कॉपर कॉइन इशू किसने किए थे? ये करे थे तुगलक वंश के राजा दैट इज मोहम्मद बिन तुगलक ने। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। और इनका जो ओरिजिनल नेम है वो है आपका जूना खान। जूना खान इनका ओरिजिनल नेम है और इनको हम क्या कहते हैं, वाइजेस्ट फूल ऑफ इंडिया कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने 5 ऐसे काम किए हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल पहले तो दोआब के अंदर टैक्स लगा दिया, डबल टैक्स लगाया, और इन्होंने कैपिटल शिफ्ट करी दिल्ली से देवगिरी, जिसे आप दौलताबाद देवगिरी में शिफ्ट करी, और इन्होंने इराक के ऊपर खुरासन एक्सपीडिशन करने की बात करी लेकिन गए नहीं, और उसके बाद टोकन करेंसी इशू कर दी, ये कॉपर कॉइन्स वाली इशू कर दी, और 5वां जो है इन्होंने जो है डेट इज़ जो है आपका कुमायूं हिल्स का अटैक, जिसमें आपके चाइनीज़ आते थे लूट पाट करके लेके चले जाते थे, लेकिन जब इसको सबक सिखाने गए तो वहाँ पे बारिश होगी, सारे लोग ही नीचे उतरते आए, मतलब गिरते आए। तो इसी कारण मोहम्मद बिन तुगलक को वाइजेस्ट फूल ऑफ इंडिया भी हम कहते हैं। तो यही पर्सन है जिन्होंने कॉपर कॉइन्स इशू किए थे। तो आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। गयासुद्दीन तुगलक की अगर हम बात करते हैं तो इनका जो टाइटल है एक है गाजी मलिक। गाजी मलिक इनका टाइटल है और ये फाउंडर हैं तुगलक वंश के। फिरोज शाह तुगलक की अगर हम बात करते हैं तो फिरोज शाह तुगलक वो पर्सन है जिन्होंने दैट इज़ तकवी लोन्स जो थे वो आपके एग्रीकल्चर लोन थे, और ये एग्रीकल्चर लोन दिए किसने थे? मोहम्मद बिन तुगलक ने दिए थे। तो मोहम्मद बिन तुगलक के एग्रीकल्चर लोन, जिसे हम तकवी लोन कहते हैं, इनको विड्रॉ कर लिया था किसने? दैट इज़ फिरोज शाह तुगलक ने इसको बंद कर दिया था। जजिया जो टैक्स था ब्राह्मण्स के ऊपर इन्होंने लगाया था, और इन्होंने हॉस्पिटल दर उल शिफा हॉस्पिटल स्टार्ट किया। ठीक है। दीवान खैरात का मतलब जहाँ पे पैसे से गरीब लड़कियों की शादी करवाते थे, तो दीवान खैरात स्टार्ट किया। दीवान बंदगन भी इनका है, जिसमें ये अपने गुलामों को रखते थे। ठीक है, दीवान बंदगन, क्लियर। और जो है इन्होंने फतूहत ए फ़िरोज़ शाही नाम की ऑटोबायोग्राफी भी लिखी है। फतूहत ए फ़िरोज़ शाही, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर, याद रखिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। मोहम्मद बिन तुगलक इज़ द राइट वन। हेयर इज़ द मोहम्मद बिन तुगलक। अगला देखिए जी, डीकोडिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द विजुअल इंफॉर्मेशन इन ब्रेन इज एसोसिएटेड विद। जो चीज़ आप देखते हो उसको डीकोड करना और इंटरप्रेट करना, ये किसके साथ संबंधित होता है? ये संबंधित होता है आपका ऑक्सीपिटल लोब से। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। ऑक्सीपिटल लोब जो होता है ये आपका जो होता है ये पोस्टीरियर पोर्शन के अंदर होता है, ये वाला। ठीक है, दिस इज इन द पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ द ह्यूमन सेरेब्रल कॉर्टेक्स, और ये जो है मेनली विजन के साथ रिस्पॉन्सिबल होता है। विजन के साथ तो रिस्पॉन्सिबल है ही है कि जो चीज़ आप देखते हो उसको इंटरप्रेट करना, डिस्क्रिमिनेट करना, कलर डिस्क्रिमिनेशन, वो सारा का सारा ऑक्सीपिटल लोब के साथ संबंधित है। टेम्पोरल लोब की अगर हम बात करते हैं तो जो आप सुनते हैं ऑडिटरी प्रोसेसिंग जो होती है वो यहाँ से होती है। उसके बाद है आपका पैराइटल लोब। पैराइटल लोब जो है, अगर आप सपोज करो कि आपने जो है लैंग्वेज की बात करें, मैथमेटिक्स की बात करें, तो वो आपका जो है पैराइटल लोब से संबंधित होता है। फ्रंटल लोब की अगर हम बात करते हैं तो ये हमें बताता है डिसीजन मेकिंग के लिए। ठीक है, कोई भी आपको प्रॉब्लम हो रही है उसको सॉल्व करने के लिए, और जितने भी आपके बिहेवियर होते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए, इमोशंस वगैरह, ठीक है, इमोशन वगैरह कंट्रोल करने के लिए ये सब कुछ देखने को मिलता है। और आप इसमें ये भी कह सकते हैं कि जो फ्रंटल लोब है आपका, ये आपका थिंकिंग के लिए होता है, मेमोरी के लिए होता है, और मूवमेंट के लिए देखने को मिलता है। और पैराइटल लोब जो होता है ये जितनी भी आपकी सेंसरी इन्फॉर्मेशन होती हैं, जैसे टेम्परेचर, टच वगैरह, टेस्ट वगैरह, वो सारा कुछ यहाँ से मिलता है। ऑक्सीपिटल लोब की अगर हम बात करें तो यहाँ से जो है इमेज प्रोसेसिंग देखने को आपको मिलती है आइज़ में, और स्टोर हो जाती है मेमोरी के अंदर। टेम्पोरल लोब की अगर हम बात करें तो ये जो है आपकी ऑडिटरी जो है परसेप्शंस को कलेक्ट करता है। तो इसीलिए इसका आंसर क्या बनने वाला है? बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ऑक्सीपिटल लोब इज द राइट वन। ऑक्सीपिटल लोब। विच टाइप ऑफ डेमोक्रेसी डू वी फॉलो इन इंडिया? डेमोक्रेसी वर्ड का मतलब क्या होता है कि जो सरकार होती है लोगों द्वारा लोगों के लिए चलाई जाती है, लोग ही उनको चुनते हैं। तो ये टर्म किसने दी थी? द गवर्नमेंट टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। ये दी थी टर्म अब्राहम लिंकन जी ने। अब्राहम लिंकन जी ने ये टर्म दी थी, जो आपके अमेरिका के प्रेसिडेंट थे। क्लियर। अब बात करते हैं कि इंडिया में किस टाइप की जो है आपकी डेमोक्रेसी देखने को मिलती है, तो वहाँ पे देखने को मिलती है रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि हम अपने प्रतिनिधित्व चुनते हैं और उनको
वोट करते हैं, इलेक्शन करते हैं, फिर उसके बाद आपका वो लोग आगे एक अपने बंदे को बिठाते हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर, मतलब सारे लोगों को चुन दिया तो उसके बाद उसके ग्रुप का एक डिसीजन होगा, फिर ऐसे ही वो लोग जो होंगे आगे प्रेसिडेंट को चुनते हैं, अलग अलग चीज़ें चुनी जाती हैं। तो हमेशा रिप्रेजेंटेटिव वोटिंग होती है हमारे देश में, डेमोक्रेसी यहाँ पे देखने को मिलती है। आंसर इज बी ऑप्शन। डायरेक्ट डेमोक्रेसी वर्ड का मतलब होता है जहाँ पे जो लोग होते हैं पीपल, वो दे ऑल्सो द वोट, मतलब पॉलिसी मेकिंग में आपका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे आपका स्विट्जरलैंड वगैरह के अंदर देखने को मिलता है। क्लियर। प्रेसिडेंशियल की बात करें तो यहाँ पे प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं, और जो आपके यूएस के अंदर देखने को आपको मिलती है। यूएसए के अंदर जो है मेनली 2 पार्टीज़ हैं आपकी, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चलो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, जो बाइडन हैं, जो बाइडन जो हैं वो हमारे कौन सी पार्टी के हैं? जो बाइडन जो है यूएस के प्रेसिडेंट हैं, वो कौन सी पार्टी के से हैं, रिपब्लिक से या डेमोक्रेटिक से? डिक्टेटरशिप की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे अथॉरिटेरियन जो है आपकी गवर्नमेंट होती है यहाँ पे, जिसमें आपका सिंगल लीडर होता है और ग्रुप ऑफ लीडर जो होते हैं, मतलब मेनली एक पर्सन ही होता है जो सारी सरकार को चलाता है। तो इसका आंसर क्या बनेगा? सी ऑप्शन, रिप्रेजेंटेटिव इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे देखिए जी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, लॉ एंड रूल, जिसमें लोग वोट करते हैं। रिप्रेजेंटेटिव जो हमारे देश में लॉज एंड रूल जो होते हैं, हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं और वो कानून बनाते हैं, हम उनको सिर्फ वोट करते हैं, वो आगे हमारे लिए कानून बनाते हैं। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर। अगला देखिए, ग्रेट बैरियर रीफ जो होता है वर्ल्ड का सबसे बड़ा कोरल रीफ है, ये कहाँ पे लोकेटेड है? वर्ल्ड का सबसे बड़ा कोरल रीफ है, ये देखने को मिलता है आपको क्वींसलैंड में। क्वींसलैंड कहाँ पे है? दैट इज इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ध्यान रखना, ईस्ट ऑस्ट्रेलिया में देखने को आपको मिलता है। दैट इज बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन इज द राइट वन। क्लियर, बी ऑप्शन। और ये देखिए जी, ये होते हैं आपके कोरल्स जो होते हैं, एक्चुअली क्या होता है कोरल्स में कि आपकी जो कॉलोनीज होती हैं, बहुत सारी कॉलोनीज बन जाती हैं, किसकी? जो आपके पॉलिप्स होते हैं। ये पॉलिप्स जो होते हैं ये एल्गी के साथ मिलके अपना सारा कुछ बनाते हैं, और इनको कोरल्स को हम बोलते हैं आपका दैट इज़ द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशन बोला जाता है। क्लियर। और ये बने होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि इंडिया में 4 कोरल्स आपको देखने को मिलते हैं, गल्फ ऑफ कच्छ में, लक्षद्वीप में, गल्फ ऑफ मन्नार में, और आपका अंडमान निकोबार आइलैंड में। सो हियर आर वेरी इंपॉर्टेंट 4 आपके जो हैं कोरल्स देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर देखा जाए कुछ टाइम से जो है ब्लीचिंग देखने को मिलती है, जैसे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कंडीशन बिगड़ जाए, अगर आप एसिडिफिकेशन कर दें ओशंस की, और गंदमंद पोल्यूशन, हाई पोल्यूशन हो जाए, तो इन चीज़ों से। क्लियर। मोस्ट सीवियर ब्लीचिंग देखिए जी किस तरीके से कोरल ख़त्म हो जाएंगे। अगर ये ख़त्म हो जाएंगे तो आपकी जो लाइफ होगी कोरल्स की, जो पानी के अंदर होती है, वो भी ख़त्म हो जाएगी। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला देखिए जी, हनी दैट हैज़ हाई कंसंट्रेशन ऑफ द शुगर डजन डिके बिकॉज। जो आपका शहद होता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा चीनी होती है, ये इससे क्या नहीं होता? क्योंकि आप देखेंगे शहद बहुत सालों तक पड़ा रहता है, ख़राब नहीं होता। एक्चुअली क्या होता है कि जो बैक्टीरिया होता है वो इस शुगर के अंदर जो है आपका सर्वाइव नहीं कर पाता, क्योंकि सारा का सारा जो पानी होता है हम इससे निकाल लेते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया वगैरह उसके लिए पानी आपको चाहिए होगा। तो आपने देखा होगा जब शहद होता है वो इतना हार्ड होता है कि उसमें पानी के एक भी बूंद नहीं होती। तो बैक्टीरिया कैन नॉट सर्वाइव इन एक्टिव स्टेट इन द सोल्यूशन ऑफ द हाई ऑस्मोटिक स्ट्रेंथ एज वाटर इज ड्रॉन आउट। क्लियर। यानी कि आपका इतनी हाई ऑस्मोटिक स्ट्रेंथ होती है जिसमें आपका बैक्टीरिया सर्वाइव कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि सारा पानी हमने निकाल लिया है। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। क्लियर। अगर हम बात करें कि इसमें पीएच वैल्यू की, तो इसमें थोड़ी सी एसिडिक वैल्यू होती है। एसिडिक वैल्यू हाई होने के कारण जो है बैक्टीरियाज ग्रो कर ही नहीं पाएंगे। और इसमें फ्रक्टोज और ग्लूकोज देखने को आपको मिलती है, मेनली शुगर, फ्रक्टोज और ग्लूकोज। क्लियर। दे आर मैक्सिमम इन द हनी। Who among the following did गांधी जी रिगार्डेड एज अ पॉलिटिकल गुरु? गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु कौन थे? तो वो थे आपके गोपाल कृष्ण गोखले। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा। गोपाल कृष्ण गोखले जी ने सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी जो है एक ऑर्गेनाइजेशन भी स्टार्ट कराई थी, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर। आचार्य नरेंद्र देव की बात करते हैं, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के जो है कर्ता धर्ता प्रेसिडेंट ये थे। राम मनोहर लोहिया, आचार्य नरेंद्र देव, ये सारे इनमें इन्वॉल्व थे, ये प्रेसिडेंट थे।
दयानंद सरस्वती, जिनको आप कहते हैं मूल शंकर के नाम से हम जानते हैं। इंडिया फॉर इंडियंस का स्लोगन, गो बैक टू वेदास का स्लोगन, स्वराज वर्ड क्वाइंड इनके द्वारा किया गया। वेद भाष्य, भूमिका, सत्यरथ प्रकाश नाम की पुस्तकें इन्होंने लिखी हैं। आर्य समाज के जो हैं ये फाउंडर हैं और ये स्थापित हुआ था 1875 बॉम्बे के अंदर। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। महादेव देसाई की अगर हम बात करें तो ये जो हैं सेक्रेटरी हैं, ये आपके जो हैं प्राइवेट सेक्रेटरी हैं गांधी जी के। गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी जो थी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गांधी जी हाफ नेकेड कब हुए थे? हाफ नेकेड का मतलब इनने शर्ट उतारी थी, मतलब उसके बाद जो है धोती ही पहनी थी, शर्ट नहीं पहनी थी। फ्रॉम द मदुरई। मदुरई एक ऐसा प्लेस है जिसे हम क्या कहते हैं, सिटी ऑफ फेस्टिवल, ये तमिलनाडु के अंदर देखने को मिलता है। और ये बनेगा राइट आंसर। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? डी ऑप्शन, दैट इज गोपाल कृष्ण गोखले इज द करेक्ट वन। गोपाल कृष्ण गोखले। यहाँ पे देखिए जी, सोशल रिफॉर्म, गोखले ही वॉज ए मेंटोर टू द बोथ महात्मा गांधी एंड जिन्ना। गोखले फोर्स्ड इंडियाज कॉलोनियल रूल्स टू रिकॉग्नाइज द कैपेबिलिटी ऑफ ए न्यू जनरेशन ऑफ एजुकेटेड इंडियंस एंड टू इंक्लूड दैम मोर देन इवन बिफोर इन द गवर्निंग प्रोसेस। मतलब युवाओं का देश है और एजुकेटेड है, तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा हमें पार्टिसिपेट करवाना है गवर्न करने के लिए। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। चलिए जी अगला देखिए, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड। देखिए मास नंबर अगर डिफरेंट हो रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे अगर एटॉमिक नंबर सेम हो, एटॉमिक नंबर आपका सेम हो जाता है और मास नंबर डिफरेंट हो जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? डैट इज आइसोटोप्स कहा जाता है। आइसो मतलब सेम, आइसोटोप का मतलब जैसे 1H1 की बात करें, 2H1 की बात करते हैं, 3H1 की बात करते हैं, तो दीज आर द आइसोटोप्स। 1H1 इज द प्रोटियम, प्रोटियम कहते हैं। 2H1 इज द ड्यूटीरियम, ड्यूटीरियम कहते हैं इसको। और 3H1 को हम क्या कहते हैं? ट्रिटियम कहा जाता है। सो दे आर द आइसोटोप्स ऑफ द हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के आइसोटोप हैं। एटॉमिक नंबर सबका सेम है और मास नंबर जो है सबका डिफरेंट देखने को मिलता है। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। आइसोबार की बात करते हैं। आइसोबार लाइक फॉर एग्जांपल आर्गन की बात करें जो है आपका, और कैल्शियम 40 and 20, ठीक है। आइसोबार का मतलब क्या होता है? जिनमें मास नंबर आपका सेम होता है। लेकिन यहाँ पे सेम एलिमेंट बोला है, ध्यान रखिए, सेम एलिमेंट जिनमें मास नंबर सेम होगा। यहाँ पे एलिमेंट सेम है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो ऐसा आप आइसोबार को टिक नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट देखने को आपको मिलते हैं, आर्गन और कैल्शियम। यहाँ पे वर्ड से आपको निकलेगा, यहाँ पे सेम एलिमेंट क्वेश्चन है तो आपका आइसोटोप बनेगा। आइसोबार होता तो यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट होता और मास नंबर सेम होता तो हम इसको ए को टिक कर देते। आइसोटोन का मतलब होता है जिसमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स देखने को आपको मिलते हैं, क्लियर। और डिफरेंट एलिमेंट लाइक फॉर एग्जांपल 13NH एंड 18 ऑक्सीजन 8, क्लियर। इसको अगर हम माइनस करते हैं तो ये देखने को मिलता है हमें 6, क्लियर। सॉरी ये हो गया 18, सॉरी ये होता है, एक सेकेंड रुकिए, 14, ठीक है। ये हम बात करते हैं तो अगर इसको माइनस करते हैं तो हमें देखने को मिलेगा आपका दैट इज़ 6, ठीक है। 14 - 8 इज 6, 13 - 7 इज 6। मतलब क्या हो गया कि जब न्यूट्रॉन सेम हो जाते हैं। आइसोमर्स क्या होते हैं? जिसमें आपका फॉर्मूला सेम होता है, सेम फॉर्मूला, बट जो आपकी अरेंजमेंट होती है, अरेंजमेंट जो होती है वो आपकी डिफरेंट देखने को आपको मिलती है। सो आंसर इसमें क्या बनेगा? बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। आइसोटोप इज द राइट वन। यहाँ पे देखिए जी वही चीज़, प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्रिटियम। ड्यूटीरियम याद कर लीजिए, हैवी वाटर आपको पूछा जाता है पेपर में, हैवी वाटर। हैवी वाटर होता है D2O, इज एज ए मॉडरेटर हम यूज़ करते हैं, मंदक यूज़ करते हैं जो आपका न्यूट्रॉन्स की स्पीड को धीरे करता है न्यूक्लियर रिएक्टर में। D2O ड्यूटीरियम ऑक्साइड, इसको कंफ्यूज नहीं करना हार्ड वाटर से। हार्ड वाटर वो होता है जिसमें इम्प्योरिटीज़ देखने को मिलती हैं जो झाग नहीं बनाती, और इम्प्योरिटीज़ होती हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम की, क्लियर। दो तरीके की हार्डनेस होती है, टेम्परेरी और परमानेंट। टेम्परेरी होती है बाइकार्बोनेट के कारण, बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, और परमानेंट हार्डनेस होती है आपकी क्लोराइड और सल्फेट के कारण, क्लोराइड एंड सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, क्लियर, ध्यान रखिए। टेम्परेरी हार्डनेस जो दूर होती है आपकी सिर्फ बॉइलिंग से दूर हो सकती है, गर्म करके, और जो परमानेंट हार्डनेस होती है उसे हम वॉशिंग सोडा से हम ट्रीट करते हैं, Na2CO3 से, सोडियम कार्बोनेट से ट्रीट करके हम करते हैं। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सन अपीयर्स रेड इन कलर एट ए सनराइज एंड सनसेट ड्यू टू, जो सन होता है वो लाल कलर का दिखता है जब सनराइज होता है और सनसेट होता है, ऐसा क्यों? क्योंकि ये आपका सारे कलर को जो है स्कैटर कर देते हैं एक्सेप्ट रेड।
तो इसीलिए जो है हमारा सन रेड देखने को आपको मिलता है, रेड इन कलर। सो आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि रेड कलर जो होता है सारे कलर को ये स्कैटर कर देता है एक्सेप्ट रेड। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर, आंसर इज डी ऑप्शन। और मैं आपको बता दूं, एक होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जो आपका रमन इफेक्ट था वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट के था, और 28 फरवरी को हम मनाते हैं नेशनल साइंस डे मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन रमन इफेक्ट स्कैटरिंग ऑफ लाइट का ढूंढा गया था रमन जी ने, सीवी रमन जी ने। और एक चीज़ आपको और बता दूं, स्कैटरिंग में और 2-3 चीज़ें एग्जांपल याद करिए, जैसे कि ओशन का कलर ब्लू होता है, वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण होता है। स्काई का कलर ब्लू होता है, वो भी आपका स्कैटरिंग के कारण देखने को मिलता है। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा। यहाँ पे देखिए जी, सनलाइट आई, ठीक है, और बट ब्लू लाइट ऑफ द लेट आफ्टरनून सन इज प्रेफरली स्कैटर्ड आउट ऑफ द इनकमिंग सनलाइट ओवर द रॉकीज। ये रॉकीज माउंटेन है आपकी अमेरिका की। जैसे अपलैंचिन माउंटेन के पास पहुंचती हैं, लिविंग मेनली रेड एंड ऑरेंज कलर टू कलर द इवनिंग स्काई ओवर द अपलैंचिन। तो मतलब ये सारा का सारा जो है आपका स्कैटरिंग ऑफ लाइट का प्रोसेस देखने को आपको मिल रहा है यहाँ पे। अगला देखिए जी, अंडमान इज सेपरेटेड फ्रॉम द निकोबार बाय विच वाटर बॉडी। मतलब अंडमान निकोबार को हम अलग करते हैं आपका 10 डिग्री चैनल से। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा, बी ऑप्शन। अंडमान निकोबार आइलैंड की सबसे ऊंची पीक है आपकी सैडल पीक। क्लियर, सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस जी ने जो जगह आज़ाद करवाई थी हमारे देश में, वो अंडमान निकोबार था। अंडमान का नाम रखा गया था शहीद, और इसका निकोबार का नाम रखा गया था स्वराज। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। और इनकी कैपिटल क्या है? पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर हमारा पोर्ट भी है। क्लियर, और यहाँ पे आपकी जो है एक सेलुलर जेल भी थी, सेलुलर जेल जिसे हम काले पानी की सज़ा भी कहते हैं, तो जहाँ पे सज़ा देते थे। तो आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर। 10 डिग्री चैनल। 11 डिग्री की अगर हम बात करते हैं तो ये कुछ नहीं है। इससे अलावा आपको 9 डिग्री याद करना है और 8 डिग्री याद करना है। 9 डिग्री की अगर हम बात करते हैं तो मिनिकॉय को अगर हम सेपरेट करते हैं लक्षद्वीप से, मिनिकॉय को सेपरेट करें लक्षद्वीप से, तो वो होता है आपका 9 डिग्री चैनल। और 8 डिग्री होता है आपका लक्षद्वीप से मालदीव। लक्षद्वीप और मालदीव्स को अलग करना है तो आपका क्या होगा? 8 डिग्री चैनल। 9 डिग्री होता है मिनिकॉय और लक्षद्वीप को अलग करना। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर, पाक स्टेट बिटवीन द इंडिया एंड द पाकिस्तान, इंडिया एंड द श्रीलंका, और गल्फ ऑफ मन्नार इज ऑल्सो इन द इंडिया एंड द श्रीलंका। सो देयर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। क्लियर, आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। सो यहाँ पे देखिए जी, जो आपका 8 डिग्री चैनल है, 8 डिग्री चैनल ये पूरा का पूरा मालदीव्स और लक्षद्वीप को अलग कर देता है। मिनिकॉय और लक्षद्वीप को यहाँ पे कर देता है आपका 9 डिग्री चैनल, और ये होता है 10 डिग्री चैनल। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। क्लियर, और यहाँ पे होती है गल्फ ऑफ मन्नार और पाक स्टेट देखने को मिलती है। वट डिड गांधी जी मेंट बाय सर्वोदया? सर्वोदया मतलब सबका उदय, द राइजिंग ऑफ ऑल, सबका उदय करना है, राइजिंग ऑफ ऑल। क्लियर, राइजिंग ऑफ ऑल के अंदर सारे लोग आएंगे, आपके अनटचेबल्स, यानी कि जो आपके जो मतलब उस टाइम पे छुआछूत वाली बात करते थे, अमीर लोग, गरीब लोग, सारे लोग आएंगे इसके अंदर, सबका उदय करना है। तो इसका मतलब हमें इस तरीके से करना है, सोसाइटी को ऐसे बनाना है कि आपकी एथिकल वैल्यूज़ सबको आती हों। दैट मीन्स द बर्थ ऑफ द न्यू सोसाइटी बेस्ड ऑन द एथिकल वैल्यूज़। तो आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन। क्लियर, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये सर्वोदय वर्ड जो है ये गांधी जी ने किससे प्रभावित होकर लिया था? महात्मा गांधी जी ने जो है एक 1908 के अंदर एक पुस्तक थी दैट इज कॉल्ड जॉन रस्किन की पुस्तक से लिया है, और उस पुस्तक का नाम क्या था? अनटू दिस लास्ट। क्लियर, इस पुस्तक से इन्होंने जो है मतलब इससे प्रभावित होकर ये वर्ड लिया है। और एक बात बता दूं, सर्वोदय तो कॉन्सेप्ट आ गया। अगर आपसे पूछा जाए सर्वोदय प्लान, जब हमारा प्लानिंग कमीशन चल रहा था तो उस टाइम पे सर्वोदय प्लान बना था। ये बनाया गया था 1950 में, सर्वोदय प्लान बाय द जयप्रकाश नारायण जी द्वारा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और एक आपको पता होना चाहिए गांधीयन प्लान भी ये था कि जो आपका गांधी जी जो चाहते थे गाँव को पावर दे दो, कॉटेज फैक्ट्रीज बना दो, कॉटेज इंडस्ट्रीज वगैरह, तो ये एस एन अग्रवाल जी ने दिया था। तो ये ध्यान रखना ये सारी चीज़ें। गांधीयन प्लान की बात करें तो एस एन अग्रवाल, सर्वोदय प्लान की अगर हम बात करें तो जेपी नारायण। और ये आपके पॉइंट्स हैं। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? सी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन। All doubts and disputes in connection with the election of the president
आर इंक्वायर्ड इनटू एंड डिसाइडेड बाय। जितने भी डाउट्स होते हैं, डिस्प्यूट्स होते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, वो किसके द्वारा डिसाइड कर लिए जाते हैं? तो वो डिसाइड किए जाते हैं बाय द सुप्रीम कोर्ट। अगर कोई भी डिस्प्यूट पड़ता है अंडर आर्टिकल 71 के अकॉर्डिंग हम जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। ध्यान रखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के दोनों को इलेक्शन आपके सुप्रीम कोर्ट में सॉल्व किए जाते हैं, बाकी तो सारे इलेक्शन कमीशन ही करता है। इलेक्शन कमीशन आपका आर्टिकल 324 में दिया गया है, 6 ईयर के लिए अपॉइंट किया जाते हैं। और इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट बॉडी है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट को ही ये रिमूव मतलब हटा सकते हैं, प्रेसिडेंट को ही रिज़ाइन देते हैं ये, ठीक है, प्रेसिडेंट को ही रिज़ाइन देते हैं ये इलेक्शन कमिश्नर। और हमारी जो वोटिंग एज है वो 326 में लिखी गई है। पहले हमारी 21 एज थी, अब हमारी 18 एज है। 18 एज को हम कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज और यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज कहा जाता है। तो 21 साल से 18 साल जब एज हुई तो अमेंडमेंट थी 61st अमेंडमेंट एक्ट 1988, जो इंप्लीमेंट कब हुई थी? 89 में इंप्लीमेंट हुई थी। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पार्लियामेंट का आर्टिकल नंबर होता है 79, 80 होता है लोकसभा का, 81 होता है आपका 80 होता है आपका राज्यसभा का और 81 होता है लोकसभा का। सुप्रीम कोर्ट का जो आर्टिकल है वो है 124, याद रखिए, क्लियर। प्राइम मिनिस्टर जो होता है ये हमेशा मेजोरिटी पार्टी से चुना जाता है, मेजोरिटी, जिसके पास मेजोरिटी होगी मतलब बहुमत होगा। तो आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बी ऑप्शन। ये है जी आपकी सुप्रीम कोर्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग मैमल्स ले एग्स? कौन से जो मैमल्स होते हैं, स्तनधारी होते हैं, जो अंडे देते हैं? तो इनमें से जो अंडे देते हैं वो है डक बिल्ड प्लेटिपस। डक बिल्ड प्लेटिपस इसको कहा जाता है। और इसके अलावा एक स्पीशीज़ और होती है स्पाइनी आंत ईटर। स्पाइनी आंत ईटर जो होते हैं ये भी आपके जो हैं अंडे देते हैं, और इसे और क्या कहते हैं हम, एक्डीनिया भी कहा जाता है। एक्डीनिया भी इसको कहते हैं, क्लियर, एक्डीनिया भी इसको कहा जाता है, ECHIDNA, एक्डीनिया भी इसको हम कहते हैं। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? डी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर। बैट जो है सबसे बड़ा मैमल कौन सा है? व्हेल। बैट एक ऐसी स्पीशीज़ है जो अल्ट्रासोनिक वेव्स प्रोड्यूस करती है और रिसीव भी करती है ताकि आपके प्रे को ढूंढा जाए। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा। अदरवाइज मैमल्स वो होते हैं जिनके अंदर मेमोरी ग्लैंड्स हों, मेमोरी ग्लैंड्स, क्लियर, ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट। आंसर इस डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। ये है जी आपका स्पाइनी डक बिल्ड प्लेटिपस। एट हिल स्टेशन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर विल बी, क्या होगा बॉइलिंग पॉइंट? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। पहली बात तो जब हम हाई एल्टीट्यूड के ऊपर जाते हैं तो आपका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ये कम हो जाता है, लेस देन दैट एट ए सी लेवल। क्यों हो जाता है? क्योंकि यहाँ पे प्रेशर लो हो जाता है, लो प्रेशर के कारण जो होगा बॉइलिंग पॉइंट आपका कम हो जाएगा, और आपका जो स्टेशन के ऊपर जो है बॉइलिंग पॉइंट जो है पानी का कम हो जाएगा हिल स्टेशन के ऊपर। सी वाटर के पास जो होता है वो ज़्यादा होता है, और बॉइलिंग पॉइंट जो वाटर का हिल स्टेशन के ऊपर कम हो जाएगा। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। यहाँ पे देखो, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन द माउंटेन्स देयर आर द लेस एटमॉस्फेरिक प्रेशर पुशिंग डाउन ऑन द surface of water, therefore when heat is added it is easier for the liquid water molecules to escape in other birds to boil। तो बॉइलिंग पॉइंट हाई एल्टीट्यूड के ऊपर जो होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं होता। कोलोराडो वाटर की बात करें तो ये 86 डिग्री के ऊपर आपका जो है बॉयल करने लग जाता है। You have to boil your potato at a longer if you are in the mountains. Boiling point of there is not just as hot as boiling water close to the sea level, क्योंकि boiling point जो हो जाएगा आपका, boiling point जो हो जाएगा वो आपका कम हो जाएगा। So this is due to the low atmospheric pressure. These are very important statements. Clear? अगला देखिए जी, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मतलब होता है कि जिसमें आपका प्राइवेट सेक्टर मेन रोल प्ले करता है, जिसमें सारा कुछ कंट्रोल प्राइवेट सेक्टर करता है, और प्राइवेट सेक्टर का काम सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग होता है, नॉट वेलफेयर। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर जो है कौन कौन से फीचर आते हैं? राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, बिल्कुल सही है जी, जो प्राइवेट पर्सन के पास प्रॉपर्टी होगी उसका राइट होगा। एग्जिस्टेंस ऑफ कंपटीशन, बिल्कुल कंपटीशन मार्केट में बहुत होगा क्योंकि सारे लोग प्राइवेट सेक्टर हैं, आपस में कंपटीशन करेंगे। बेनिफिट किसका होगा? कंज्यूमर का बेनिफिट होगा तो ये सही है। और कंज्यूमर का बेनिफिट होगा तो मतलब क्या हो गया? कंज्यूमर सॉवरेनिटी इज देयर, कंज्यूमर सॉवरेनिटी इज़ देयर। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर, यानी कि वो आपकी संप्रभुता उसकी बनी हुई है, उसकी चॉइस है। सर्विस मोटिव, सर्विस मोटिव कोई भी इसका एग्जांपल नहीं होता। सर्विस मोटिव तो आपका सोशलिस्ट इकोनॉमी का पार्ट होता है, इसका कोई भी पार्ट नहीं होता। फ्रीडम ऑफ चॉइस टू द कंज्यूमर, ये बिल्कुल सही है जी, चॉइस होती है कंज्यूमर के पास कौन सी चीज़ लेनी है, कौन सी चीज़ नहीं लेनी। और एक होता है लेजर फेयर का फिनोमिना होता है आपके
लेज़र फेयर का फिनोमिना होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, जिसका मतलब क्या होता है, नॉन इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नमेंट। नॉन इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नमेंट, नॉन इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नमेंट का मतलब क्या हो गया कि गवर्नमेंट इसमें कोई भी दखलंदाजी नहीं करेगी। सो देयर आर दीज आर फिनोमिनास। सो आंसर इसमें क्या बनेगा, सी ऑप्शन बनेगा। सर्विस मोटिव इज नॉट द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी फीचर, आंसर इज सी ऑप्शन। क्लियर। सो गाइज आज ये थे हमारे आज के लेक्चर के अंदर क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो आपकी अपडेट्स कहाँ पे होती हैं, टेलीग्राम चैनल के ऊपर, चाहे यूट्यूब की क्लासेस, पेड कोर्स की जानकारी यहाँ पे आपको मिलती है। 1,30,000 प्लस बच्चे जुड़े हुए हैं मेरे साथ यहाँ पे। इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरे 2 पेड कोर्सेज, जैसे अभी हमने टॉपिक, जैसे हमें एमसीक्यू डिस्कस किए, यहाँ पे हमने टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज जो है यहाँ पे हम एमसीक्यू डिस्कस करते हैं डिटेल में। यहाँ पे चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज एमसीक्यू तो है ही है, प्लस यहाँ पे आपके डिफरेंट एग्जाम को फोकस करके अलग से भी मैंने फोल्डर तैयार किए हैं। स्टेट पीसीएस, यूपीएससी के लिए, एसएससी रेलवे के लिए और डिफेंस एग्जाम के लिए जो है हमने इसमें कोर्सेज के अंदर क्वेश्चन तैयार किए हैं और भी अलग से। और इस कोर्स के अंदर जो है, यानी कि आज इसकी लास्ट डेट है रात के 12 बजे तक, और इसमें विपन 10 कूपन कोड ना यूज़ करके आपको यूज़ करना है विपन 20। विपन 20 कूपन कोड यूज़ करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा और अच्छे से आप पढ़ें इन कोर्सेज को और प्रिपरेशन को आगे बढ़ाएं। जीएस कोर्स जो है फुली हमारा थियरी कोर्स है और इसके अंदर ये कूपन कोड आपको लगाना है, आपको डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। अब आप इन कोर्सेज को परचेज कहाँ से कर सकते हैं, 2 जगह से, studiiq.com, ठीक है, यानी कि हमारी वेबसाइट के ऊपर, जहाँ हमारी ऐप के ऊपर, स्टडी IQ ऐप के ऊपर। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे दोनों को, आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा यहाँ पे होम पेज, यहाँ पे आपको दिखेगा बेस्ट सेलिंग कोर्सेज, व्यू ऑल का बटन। इस व्यू ऑल के बटन को दबाना, जैसे आप दबाएंगे 10,000 MC कोर्स आपको दिखेगा 3 नंबर के ऊपर और GS कोर्स आपको नजर आ जाएगा 4 नंबर के ऊपर। जो भी आपको चीज़ें अच्छी लगती हैं, आप कोर्सेज अच्छे लगते हैं, आप परचेज करें, प्रिपरेशन को आगे बढ़ाएं। मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, आज रात 12 बजे तक 10,000 MC कोर्स के अंदर विपन 20 कूपन कोड यूज़ करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, और GS कोर्स के अंदर VIP 500 कूपन कोड यूज़ करेंगे तो आपको अगेन डिस्काउंट मिलेगा। सो जो भी आपको कोर्सेज अच्छे लगे, परचेज करें, प्रिपरेशन को आगे बढ़ाएं। अगर कोई डाउट होता है इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज करके पूछ सकते हो। सो थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, टेक केयर।